Hello dear student, this is Avinash Kishore, your avian sir is present again with the last topic of this crash course semiconductor. ठीक है, तो मैं पूरे सीरीज़ का जो क्रैश कोर्स चल रहा था उसके लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ गया हूँ और इसके बाद हमारा ये जो ऑनलाइन यूट्यूब में जो कोर्सेज चल रहे हैं वो एंड हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा लगा इतने दिनों में आपको पढ़ाकर। कोशिश रही है कि सारे टॉपिक्स को थोड़े बहुत कवर किए जाएं ताकि क्वेश्चंस आप कर सकें और अच्छे से रिवाइज़ कर सकें आप। ठीक है, तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और इसमें काफ़ी ज़्यादा आपका सपोर्ट भी मिला, अच्छे कमेंट्स लाइक वगैरह मिले, बहुत अच्छा लगा। तो इसी तरह से आप अपने एग्ज़ाम को क्रॉस करें और अच्छे मार्क्स लाएं तो पर्पस कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं सेमीकंडक्टर। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक ऐसा टॉपिक है जो काफ़ी थ्योरेटिकल है और स्कोरिंग है। स्कोरिंग इसलिए क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना होता है और काफ़ी सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ये जेई एडवांस में नहीं है, ये केवल जेई मेंस के टॉपिक हैं। ठीक है, और 12th बोर्ड के लिए भी है, खैर बोर्ड की बात अभी नहीं कर रहे। तो सेमीकंडक्टर समझते हैं क्या होता है। कंडक्टर के बारे में हमें पता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है कि उसमें प्लेंटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि करंट कंडक्ट करने में हेल्पफुल होते हैं। इंसुलेटर ये होता है जिसमें बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं होते और कंडक्शन पॉसिबल नहीं होता। सेमीकंडक्टर उन दोनों के बीच में लाई करता है, मतलब कंडक्टर से थोड़ा पुअर कंडक्शन होता है और इंसुलेटर से अच्छा कंडक्ट करता है। और एक डिफरेंस ये है कि कंडक्टर में आपने पढ़ा होगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, यानी कि कंडक्टिविटी कम हो जाती है। लेकिन सेमीकंडक्टर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्शन और बढ़िया हो जाता है, उसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, रेजिस्टिविटी कम हो जाती है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि कोई भी मटेरियल कंडक्टर कब होता है या सेमीकंडक्टर कब होता है, इंसुलेटर कब होता है। तो उसके लिए उसकी बनावट समझने की ज़रूरत है और बनावट के लिए हमें कहाँ पहुँचना पड़ेगा, एटॉमिक लेवल तक। ठीक है, उसके अंदर में उसके क्रिस्टल को स्टडी करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पहले मैं आपको बताता हूँ एनर्जी बैंड डायग्राम। ठीक है, उससे क्लियर होगा कि कंडक्शन किस में अच्छा होता है और किस में थोड़ा सा पुअर होता है और कैसे कंडक्शन बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है एनर्जी बैंड डायग्राम। एनर्जी बैंड, इसको समझते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ हाइड्रोजन एटम का। ठीक है, जब हाइड्रोजन की मॉलिक्यूल बन रही होती है तो दो हाइड्रोजन एटम पास आ रहे होते हैं और एक हाइड्रोजन एटम की अगर बात करें तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है और उसकी एनर्जी क्या है, उसकी एनर्जी है, बोर मॉडल में आपने पढ़ा होगा मॉडर्न फिजिक्स में, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब जब ये पास आना शुरू होता है, पास एक और एटम आता है पास। ठीक है, तो दो एटम आके मॉलिक्यूल बना रहे हैं, एक हाइड्रोजन एटम, दो एटम आकर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो जब ये पास आ रहे होते हैं तो क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कोई भी दो इलेक्ट्रॉन के सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो उसी पे बेस्ड क्या होता है कि एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग हो जाती है, क्योंकि इसकी भी एनर्जी -13.6 है, इसकी भी एनर्जी -13.6 है। तो जब ये पास आते हैं, बिल्कुल पास आ जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल बनाने के लिए इनमें कॉम्बिनेशन होना इम्पॉर्टेंट है, तभी तो वो मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो मॉलिक्यूल बनाने के लिए जब वो पास आते हैं तो एनर्जी में स्प्लिटिंग हो जाती है, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि सारे क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते। तो इसीलिए एनर्जी लेवल में डिफरेंस आ जाता है। तो स्प्लिटिंग एक इसकी है, एक इसकी है, तो स्प्लिटिंग होने के कारण एक लेवल -13.6 से थोड़ा ज़्यादा होता है और एक लेवल -13.6 से थोड़ा कम एनर्जी का होता है। तो दिस इज़ -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये वाला लेवल।
तो उससे थोड़ा ज़्यादा और थोड़ा कम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में जाएगा। तो ये थी कहानी केवल 2 एटम्स की। अगर मैं एक मॉलिक्यूल एक मोल की बात करूं तो एक मोल में कितने एटम्स होते हैं? एवोगैड्रो नंबर 10⁻23, 24, मैं 10⁻20 ले लेता हूँ लेट से। तो 10⁻20 एटम्स जब आएंगे, क्योंकि एक क्रिस्टल में, एक क्रिस्टल मतलब सॉलिड स्टेट आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, तो क्रिस्टल में इतने एटम्स होते हैं। तो मैं 10⁻20 एटम्स ले लेता हूँ लेट से। तो 10⁻20 एनर्जी लेवल में स्प्लिटिंग होगी। तो क्योंकि 10⁻20 लेवल्स बन रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसीलिए ऐसे एनर्जी लेवल्स को क्या बोलते हैं? एनर्जी बैंड बोलते हैं। तो इनको बोलते हैं एनर्जी बैंड। ठीक है, तो एनर्जी बैंड आई होप समझ गए होंगे क्या होता है। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मेनी सब एनर्जी लेवल्स। ठीक है, तो एनर्जी लेवल आप समझ रहे हैं, आप बोर मॉडल में पढ़े होंगे सब चीज़। तो जब बहुत सारे एटम आएंगे तो बहुत सारे स्प्लिटिंग होगी। अगर n एटम्स आएंगे तो n स्प्लिटिंग होगी इसमें। ठीक है, एंड कलेक्शन ऑफ ऑल दोज एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एनर्जी बैंड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एक कंडक्टर का, फिर मैं बताता हूँ एक सेमीकंडक्टर का। ठीक है, तो एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ कंडक्टर। तो बेस्ट एग्जांपल इज सोडियम, क्योंकि सोडियम के ग्रुप से ही कंडक्शन शुरू होता है। तो मैं सोडियम का लेता हूँ और उसकी एनर्जी बैंड डायग्राम बताता हूँ, कैसे उसमें कंडक्शन पॉसिबल है, क्यों वो गुड कंडक्टर है। ठीक है, तो एनर्जी बैंड ऑफ सोडियम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? तो 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। किसमें? एक एटम में। ठीक है, एक एटम में। तो क्या होता है कि सबसे पहले 3s, जब 2 एटम सामने आ रहे होते हैं तो जो आउटर मोस्ट शेल है उसकी स्प्लिटिंग पहले होगी। तो सबसे पहले 3s की स्प्लिटिंग होगी। मैंने एक ग्राफ बनाया एनर्जी वर्सेस इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। तो जैसे जैसे एटम्स पास आ रहे होते हैं तो सबसे पहले स्प्लिटिंग किसकी होगी? तो 3s की होगी। तो 3s पहले स्प्लिट कर जाता है ऐसे। ठीक है, 2 एटम्स थे तो स्प्लिटिंग हो गई। उसके बाद और पास जाओगे तो 2p की होगी। ठीक है, फिर और पास जाएंगे तो किसकी स्प्लिटिंग होगी? 2s की। और फिर बहुत ही पास चले जाओ, बिल्कुल ना के बराबर, बहुत ही पास जाने पर स्प्लिटिंग किसकी होगी? 1s की होगी। ठीक है, अब अफबाउ प्रिंसिपल से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में होती है। ठीक है, तो अगर मैं n एटम्स लेता हूँ, n एटम्स, तो मेरे पास 11n इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और अगर n एटम्स पास आएंगे तो स्प्लिटिंग भी n लेवल्स में होगी। तो n लेवल्स में स्प्लिटिंग होने के कारण एनर्जी बैंड बन जाएगा यहाँ पे। तो स्प्लिटिंग 2 नहीं, n लेवल्स में स्प्लिटिंग हो जाएगी ऐसे ऐसे। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग क्या है? n लेवल्स में स्प्लिटिंग है। करेक्ट, ऐसे। ठीक, अब इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग शुरू होगी। तो 1s में कितना स्पेस आपने बना दिया? 2n इलेक्ट्रॉन्स रखने का स्पेस बना दिया। ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हुई और इसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स आ गए। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? इसमें भी 2n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि आपने 2n स्पेस बना रखा है। तो 2n इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? तो 2p में हमें 6n इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, क्योंकि आपने स्पेस 6n क्रिएट कर दिया बाय स्प्लिटिंग। करेक्ट, बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? तो बचे 1n इलेक्ट्रॉन्स। अब 1n में स्प्लिटिंग कैसे हुई है? यहाँ पर नीचे और ऊपर बराबर बराबर आपने स्पेस क्रिएट करवाया। तो 3s में कितना स्पेस है? 2n इलेक्ट्रॉन्स रखने का। तो नीचे है 1n और ऊपर है 1n, पर आपके पास बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 और 6 10, एक बचा। तो 1n इलेक्ट्रॉन्स केवल नीचे भरेंगे, 1n इलेक्ट्रॉन्स, और ये वाला खाली रहेगा, एम्प्टी। ठीक है, अब सुनो, जब आप बाहर से एनर्जी देंगे, दैट इज सेल लगा दिए, तो सेल लगाने के कारण ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एनर्जी पिक कर लेंगे, और एनर्जी पिक करने के कारण यहाँ पे इनके पास प्लेंटी ऑफ स्पेस है फ्री मूवमेंट के लिए।
तो वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कराने के लिए, ठीक है। इसीलिए जब आप सेल कनेक्ट करेंगे तो करंट का पैसेज शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लिए स्पेस खाली है। तो इस बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड। तो इसको क्या बोलते हैं? कंडक्शन बैंड। क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस बैंड में कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि स्पेस खाली है, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है तो इनको बोलेंगे वैलेंस बैंड, ठीक है। तो व्हाट इज कंडक्शन बैंड? इट इज अ बैंड वेयर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पॉसिबल। तो मैं उल्टा रिवर्स तरीके में लिख देता हूँ यहाँ पर कि कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट्स इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन डू नॉट पार्टिसिपेट इन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट्स in conduction of electricity। और वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो फुल्ली फील्ड है, फुल्ली फील्ड है तो स्पेस ही नहीं है, स्पेस नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। तो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट participate in conduction of electricity, ठीक है। शॉर्ट में लिख दिया। अब समझते हैं सेमीकंडक्टर में ऐसी कौन सी बात है, ठीक। सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम देखते हैं। अच्छा, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिंक के बारे में जरा देखें। जिंक, तो जिंक की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? Ar4s2 नहीं 3d10 4s2, ये होगी इसकी कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो अगर इसके बारे में बात करें तो देखो s ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड, d ऑर्बिटल फुल्ली फील्ड, फिर तो यहाँ पे अगर स्प्लिटिंग हुई तो इलेक्ट्रॉन्स तो पूरे तरह से फील्ड रहेंगे, तो फिर तो कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जिंक इज अ गुड कंडक्टर, हमने पढ़ा है, तो फिर कहाँ मिस्टेक हो रही है? मिस्टेक ये हो रहा है कि इसके पास एक वैकेंट p ऑर्बिटल भी है। तो पहले क्या होगा? पहले स्प्लिटिंग 4p की होगी, ठीक है। ये 4p है, इसकी स्प्लिटिंग हो गई और वो ओवरलैप कर जाता है 4s के साथ, ठीक है, 4s के साथ, क्योंकि एनर्जी का गैप बहुत कम रहता है। तो ओवरलैप करने से क्या हुआ कि 4s इलेक्ट्रॉन के लिए 4p का भी जगह खाली हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे फुल्ली फील्ड तो थे ये, नो डाउट फुल्ली फील्ड थे, पर अब इनके लिए ये स्पेस भी अवेलेबल हो गया कंडक्शन के लिए। इसीलिए जिंक में क्या होता है? ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, जिसके कारण स्पेस खाली रहता है और आराम से वहाँ पे कंडक्शन पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ सेमीकंडक्टर के लिए। तो सेमीकंडक्टर के लिए कार्बन इज गुड एग्जांपल, क्योंकि कार्बन जैसा ही सिलिकॉन का होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम ये सब एक ही ग्रुप में लाई करेंगे। तो मैं कार्बन का एनर्जी बैंड बताता हूँ, ठीक है। चलो, तो अब देखते हैं एक सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम क्या होता है। तो सबसे पहला एग्जांपल मैंने लिया है कार्बन का, ठीक है। पहला नहीं, मतलब कार्बन के ही ग्रुप की बात होगी, तो कार्बन के बारे में मैं बताता हूँ। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है? 1s2 2s2 2p2, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो अगर मैं n एटम्स लेता हूँ, इफ n एटम्स ऑफ कार्बन लेता हूँ, तो 6n इलेक्ट्रॉन्स होंगे मेरे पास और 6n इलेक्ट्रॉन मुझे फिल करनी है। तो इसमें एनर्जी का कैसे स्प्लिटिंग होता है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, सबसे पहले 2p, यहाँ पे क्या है? 2p है, ठीक है। उसके बाद क्या है नीचे? 2s, उसके नीचे क्या है? 1s, ठीक है। अब सुनो क्या होता है। सबसे पहले स्प्लिटिंग किसकी होगी? 2p की होगी। तो 2p की स्प्लिटिंग इस तरह से होती है कि वो स्प्लिट करके पहले 2s के साथ मर्ज हो जाएगा, ये ओवरलैप कर जाएगा ऐसे, ठीक है। इसकी ऐसे स्प्लिटिंग होगी और ये ओवरलैप कर जाएगा। फिर क्या होता है?
फिर आगे बढ़ते बढ़ते आप देखोगे कि फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है इनकी, एक बार री स्प्लिटिंग हो जाता है, ठीक है। ऐसा कुछ एनर्जी लेवल बन जाता है, एनर्जी लेवल इस तरह से। तो ये समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ, फिर और पास जाओगे ऐसे तो 1s की स्प्लिटिंग होगी। मैं फिर से समझाता हूँ। 2p स्प्लिट कर रहा है, 2s के साथ पहले वो ओवरलैप कर जाता है, ठीक है। फिर और पास जाओगे तो वो जो जगह दोनों का मिक्स हो गया उसमें फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है, ठीक है, फिर से स्प्लिटिंग हो जाती है। अब सुनो, क्योंकि n एटम्स लिया आपने तो n लेवल्स में एनर्जी का स्प्लिटिंग एनर्जी लेवल मिल गया, जिसको बोलते हैं एनर्जी बैंड। तो यहाँ भी स्प्लिटिंग होगी, एनर्जी बैंड्स में फॉर्मेशन होगा एनर्जी बैंड, और यहाँ भी एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। लेकिन एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा बात पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे के एनर्जी बैंड के बीच में एक गैप है, एनर्जी का गैप, ठीक है। दिस इज वाई एक्सिस और ये एनर्जी का गैप है, करेक्ट। तो ये कहलाता है फॉरबिडन एनर्जी गैप। तो ये मैं लिख दूंगा उधर आगे, पहले इसको समझते हैं। अब स्प्लिटिंग करो, 6 इलेक्ट्रॉन्स की स्प्लिटिंग होनी है, फिलिंग होनी है, सॉरी। तो 6 इलेक्ट्रॉन्स को भरो, तो 6 इलेक्ट्रॉन में 1s कितना ले सकता है, तो इसमें 2n इलेक्ट्रॉन्स ले सकता है। बचे कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4n इलेक्ट्रॉन्स बचे, क्योंकि इसमें स्पेस था 2n एकोमोडेट करने का, इसमें स्पेस था 6n इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का। तो टोटल कितना, 8n इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने का स्पेस था। तो बराबर बराबर स्प्लिटिंग होने से यहाँ पे कितना स्पेस आ गया, 4n इलेक्ट्रॉन्स एकोमोडेट करने का स्पेस आ गया, और यहाँ पर भी 4n इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट करने का स्पेस आ गया, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन्स की जब फिलिंग होगी तो इसमें पहले फिलिंग होगी, तो ये पूरा का पूरा भर जाएगा, तो 4n इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा, कंप्लीट। अब ये लेवल खाली हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंडक्शन बैंड, क्योंकि यहाँ पे स्पेस है, ठीक है, यहाँ पे स्पेस है। और ये कहलाएगा अपना वैलेंस बैंड। क्या कहलाएगा, वैलेंस बैंड, करेक्ट। अब प्रॉब्लम ये है, सो देखो, वैलेंस बैंड में फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है, स्पेस ही नहीं है मूवमेंट का। कंडक्शन बैंड में स्पेस है मूवमेंट का, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है, ठीक है। तो यही यहाँ पे दिक्कत शुरू हो जाती है। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, एनर्जी बैंड डायग्राम अगर मैं यहाँ से बताऊँ, एनर्जी बैंड डायग्राम को मैं समराइज कर देता हूँ। एनर्जी बैंड डायग्राम, समझना इस पॉइंट को। तो इसको क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड, ठीक है, और इसको क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, ठीक है। यहाँ पे फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ पे वैकेंट है, और इनके बीच के इस गैप को क्या बोलेंगे, फॉरबिडन एनर्जी, फॉरबिडन एनर्जी गैप, ये बोलेंगे, ठीक है ना, ईजी, ठीक। अब सुनो, अगर कंडक्शन मुझे कराना है तो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन बैंड में पहुंचाना पड़ेगा, तभी कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये यहाँ पहुँच जाएंगे कब, अगर एनर्जी बैरियर ओवरकम कर जाए तो, ठीक। अब ये कैसे पॉसिबल है, तो वो मैं बताता हूँ आपको। पहले समझते हैं कि एनर्जी गैप कितना है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एनर्जी गैप लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होगा, ठीक है। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लेते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी बैरियर है। तो हमें लगता है कि अगर मैं 5 वोल्ट का बैटरी लगा दूं तो इलेक्ट्रॉन आराम से एनर्जी पिक करके पहुंच सकता है। लेकिन ये एनर्जी गैप कितना बड़ा है, इसको समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, समझना इस पॉइंट को। अगर एक मैं 1 मीटर फ्री सेमीकंडक्टर लेता हूँ या कंडक्टर लेता हूँ, उसको मैंने 5 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट किया, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ अगर फ्रीली पहुँच जाता है बिना किसी कोलिजन के,
तब तो वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पिक कर लेगा। तो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कब पिक करेगा? व्हेन 1 मीटर इज फ्री पाथ। फ्री पाथ कितना है? 1 मीटर। लेकिन हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉन का मीन फ्री पाथ 10⁻⁻8 के ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो अगर 10⁻⁻8 के ऑर्डर का है तब एनर्जी कितना पिक करेगा वो? 10⁻⁸ इलेक्ट्रॉन वोल्ट व्हेन 10⁻⁸ मीटर इज द फ्री पाथ, ठीक है। इसका मतलब अगर मुझे इफेक्टिवली 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देनी है तो मुझे वोल्टेज कितना लगाना पड़ेगा? 5 × 10⁻+8 वोल्ट। इमेजिन सो मच हाई वोल्टेज, इतना समथिंग करोड़ में होगा, लैक्स में, करोड़ में है। तो इतना ज़्यादा वोल्टेज आप एक सेमीकंडक्टर में लगाओगे, कार्बन में लगाओगे, तब जाके कंडक्शन पॉसिबल है। इसीलिए कार्बन प्रैक्टिकली हमारे लिए इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। लेकिन सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप कम होता है, सिलिकॉन का कम होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। तो समझते हैं कि उसमें कैसे कंडक्शन पॉसिबल है। इस पॉइंट को ज़रा देखो और इतना लिखो, ठीक है। तो मैं एक बार रिवाइज करा दूं, क्या था एनर्जी बैंड डायग्राम में। कार्बन यानी कि सेमी कंडक्टर में क्या होता है? पहले ओवरलैपिंग होती है, फिर रीस्प्लिटिंग होती है एनर्जी बैंड की, ठीक है। तो ऑर्बिटल्स की रीस्प्लिटिंग होने से एनर्जी बैंड का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एनर्जी का बैरियर आ जाता है, गैप आ जाता है। तो ऊपर वाला कहलाता है कंडक्शन बैंड, नीचे वाला कहलाता है वैलेंस बैंड, और उनके बीच का एनर्जी का गैप होता है। अगर वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएं तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल हो सकता है। और ये बहुत ही ज़्यादा होता है, लगभग 5 या 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। तो इतना होने के कारण बहुत ज़्यादा वोल्टेज चाहिए होगा कंडक्शन कराने के लिए, ठीक है। तो ये था समरी। मैं आपको बताता हूँ कैसे पॉसिबल है बाकियों में। तो हमने देखा कि बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज लगाने की ज़रूरत है, तब जाके सेमीकंडक्टर कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। बट उस पॉइंट को समझने के टाइम मैंने इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल एनर्जी मैंने कुछ नहीं लिया था, ठीक है। मैंने कुछ भी नहीं लिया था, ज़ीरो एनर्जी लिया था। और ज़ीरो एनर्जी से अगर आप बैटरी लगाओगे तब वो इतनी एनर्जी पिक करके और कंडक्शन पॉसिबल होता। बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने हीट में भी पढ़ा है थर्मल फिजिक्स में कि हर पार्टिकल रूम टेम्परेचर में अपनी एक थर्मल एनर्जी रखता है कुछ ना कुछ। तो उस इलेक्ट्रॉन की भी थर्मल एनर्जी होगी। तो रूम टेम्परेचर में 300 केल्विन हमने ले लिया, तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट से उसकी एनर्जी लगभग, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.3 है, 10⁻23 होता है। इसको 300 से मल्टीप्लाई करो तो जूल में इतनी एनर्जी आ गई। इसको अगर मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करूँगा तो मैंने डिवाइड कर दिया, तो वो सॉल्व हो गया जाता है लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का। तो हम ये देखते हैं कि सिलिकॉन के लिए एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, कार्बन के लिए 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी गैप है तो कार्बन में 60 करोड़ ऑफ वोल्टेज चाहिए। अगर 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तब भी तो उसको लगभग 1 करोड़ या 10 करोड़ के आसपास चाहिए, है ना। तो इतने वोल्टेज हम कहाँ से देंगे? तो इसका मतलब सिलिकॉन भी कंडक्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन सिलिकॉन अच्छा है सेमीकंडक्टर, और इनफैक्ट जर्मेनियम भी है अच्छा। पर ऐसा क्या हुआ सिलिकॉन में जो कार्बन में नहीं था? तो सुनो, ये बात या वो डेरिवेशन तभी ट्रू है जब इनिशियल एनर्जी कुछ भी नहीं लिया गया था। लेकिन रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एक एनर्जी होगी जो कि इतना होगा 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब तो आपको ये लगेगा कि इसकी एनर्जी तो कम है अभी भी, तो कैसे जाएगा? फिर तो वो नहीं जाएगा। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में अपन ज़ीरो या इम्पॉसिबल की बात नहीं करते, हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। तो हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड इज लो, बट ज़ीरो नहीं है, लो है। तो मैंने मॉडर्न फिजिक्स में भी आपको बताया था, अगर आप लेक्चर देखे हो लेक्चर 1, तो मैंने कहा था मॉडर्न फिजिक्स में प्रोबेबिलिटी की भी बात होती है। यही पॉइंट अलग करता है जो क्वांटम फिजिक्स है उसको क्लासिकल फिजिक्स से डिस्टिंग्विश करता है। तो प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है, तो कितनी प्रोबेबिलिटी है?
तो फॉर सिलिकॉन 1 इलेक्ट्रॉन आउट ऑफ एवरी 1 मिलियन एटम, एक इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा जो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड जंप कर सकता है। कैसे होगा? इतनी एनर्जी तो उसके पास है ही, अब वो कोलाइड करेगा किसी और के साथ, फिर वो दोनों वाइब्रेट कर रहे होंगे, फिर 2 और वाइब्रेट होंगे, 4 और होंगे, बहुत सारा वाइब्रेशन शुरू हो जाएगा। तो ऐसा होगा कि इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाएगी कि इस एनर्जी गैप को ओवरकम कर सके, उसके बाद कंडक्शन पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, तो वहाँ बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी लो है लेकिन ज़ीरो नहीं है। लेकिन कार्बन और इंसुलेटर के लिए और भी पुअर है, 10⁻12 में 1 होगा या 18 में 1 होगा, ऐसे प्रोबेबिलिटी है उसमें। ठीक है, तो उसमें बहुत ही पुअर होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन केस ऑफ कार्बन एंड इंसुलेटर्स। ठीक है, तो ये थी कहानी एनर्जी बैंड की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना। ठीक है, अब कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड को इस पॉइंट से समझना है आपको कि कंडक्टर्स के लिए एनर्जी बैंड ओवरलैपिंग होते हैं। ठीक है, फॉर कंडक्टर्स ये एनर्जी बैंड आपको याद रखना है, ओवरलैपिंग कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, उनको कोई एनर्जी का गैप, एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, फॉर कंडक्टर्स। फॉर सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर एक जैसा होता है एनर्जी बैंड। कैसा होता है? तो उसमें गैप होता है, एनर्जी गैप। कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ठीक है, और इंसुलेटर के लिए, फॉर इंसुलेटर इसके लिए ज़्यादा होता है एनर्जी बैंड। तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे? डिस्टिंग्विश करेंगे कि फॉर सेमी कंडक्टर एनर्जी गैप इज ऑफ द ऑर्डर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एंड फॉर इंसुलेटर एनर्जी गैप इज ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास ही होता है। ठीक है, तो ये बात एनर्जी बैंड डायग्राम की है जो मैंने समराइज कर दिया यहाँ पर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये थी कहानी एनर्जी बैंड और एनर्जी बैंड डायग्राम की। अब बढ़ते हैं कि सेमीकंडक्टर में कंडक्शन कैसे पॉसिबल होगा। अब और टेम्परेचर की बात क्या है, तो मैं यहाँ पर ही बता देता हूँ कि टेम्परेचर में क्या होगा। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे एनर्जी और ज़्यादा पिक करेगा, तो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन को जंप कराने में। तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी तो कंडक्शन अच्छी होगी। इसीलिए सेमीकंडक्टर्स के लिए ये जो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, में जो अल्फ़ा है दैट इज़ नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स एंड ऑल्सो फॉर इंसुलेटर। तो सेमीकंडक्टर के लिए अल्फ़ा नेगेटिव होता है। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस सेमीकंडक्टर की कम होती है। क्यों होती है वो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हो जाते हैं, वैलेंस से कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो जाते हैं, जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉसिबल हो जाता है वैलेंस से कंडक्शन के पास। तो ऐसे यहाँ से यहाँ पे जंप करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अब समझते हैं कि फिजिकल मीनिंग ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है। तो क्रिस्टल को देखेंगे, उसके जो बॉन्ड्स हैं उनको देखेंगे और वहाँ से समझेंगे इस पॉइंट को। ठीक, तो फिजिकल मीनिंग ऑफ जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन समझते हैं। उसके लिए मैंने सिलिकॉन का क्रिस्टल ड्रॉ किया है। ठीक है, बॉन्ड को समझते हैं, उससे समझ आएगा कि एक्चुअल में होता क्या है। देखो यहाँ पर क्या है, शेयरिंग हो रहा है इसके साथ इलेक्ट्रॉन की। तो एक इलेक्ट्रॉन अपना रखा है और एक शेयरिंग किया इसने। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की इस तरह से शेयरिंग हुई है और बॉन्ड ऐसे फॉर्म हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा कि वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें जो बॉन्डिंग हुआ है वही वैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन्स है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ने के कारण ये इलेक्ट्रॉन ऐसे बाहर अवेलेबल हो जाते हैं, लेट्स से दिस इज द इलेक्ट्रॉन विच इज़ अवेलेबल। ठीक, तो यहाँ पर वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, ये वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और इस वैकेंसी को भरने के लिए इधर से जो शेयरिंग हो रहा था से भी कहीं से भी
इसे भरने के लिए ये मूव कर जाएगा और यहाँ पर फिर वो खाली छोड़ जाएगा, एक स्पेस खाली छोड़ जाएगा। इस खाली स्पेस को बोलते हैं होल, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स तो थे ही हमारे पास, इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब इस पॉइंट को समझना, इस होल के पास कौन जा रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जा रहा है। फिर यहाँ खाली होगा तो यहाँ से या यहाँ से कहीं से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जाएंगे। तो देख रहे हो होल के पास इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इसका मतलब होल्स का इफेक्टिवनेस या उसकी जो बिहेवियर है वो एक पॉजिटिव चार्ज की तरह है। ऑल्दो उसमें कोई चार्ज वार्ज नहीं है, ऐसा कोई स्पीसीज़ नहीं है, बट उसको एक स्पीसीज़ की तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है यहाँ पर कंडक्शन बैंड में करंट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लिए, और ये होल्स का भी मूवमेंट इन्वॉल्व हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि यहाँ जगह खाली है तो इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं, यहाँ के इलेक्ट्रॉन मूव कर पा रहे हैं या इधर के मूव कर पाएंगे। तो होल्स के क्रिएशन के कारण भी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन पॉसिबल हो गया। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट तो हो ही रहा है क्योंकि कंडक्शन बैंड में स्पेस खाली है, वहाँ पे पहुँच चुका है ये, और वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पॉसिबल होगा कंडक्ट करना। तो इसका मतलब एक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होल्स के कारण भी होता है और इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी होता है, ठीक है। तो एक डाउट आता है कि इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ से निकल के बाहर आ गया तो क्या उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा? आंसर इज़ नो, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं उतने ही होल्स बन रहे हैं, और होल्स को इफेक्टिव चार्ज हमने पॉजिटिव ट्रीट किया, तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल ही रहेगा। या फिर ऐसे समझो कि क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल ही था, तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के वहीं रह रहे हैं, बाहर कहीं नहीं जा रहे, तो इसीलिए इफेक्टिव ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल रहेगा। तो ओवरऑल क्रिस्टल ऑफ सेमीकंडक्टर रिमेन्स न्यूट्रल, रिमेन्स न्यूट्रल। एक बात। दूसरी बात, होल बिहेव्स एज पॉजिटिव चार्ज। बिहेव मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो होल्स में चार्ज कितना होगा? चार्ज होगा प्लस ही, और इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज होगा? माइनस ही, ठीक है। क्यों वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि उसके तरफ इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, तो पॉजिटिव चार्ज की तरह इसको ट्रीट किया जा सकता है। ये कुछ ऐसा है, मैंने कहा ऐसा कोई स्पीसीज है नहीं, बट एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज यहाँ पर बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, रोज़ में कॉलम्स में बैठे हुए हैं, ठीक है। बीच से एक बच्चा उठ कर यहाँ आ जाता है इस जगह, तो वो जगह खाली हो गया। अब वो जगह जो है वो स्वीट पॉइंट था, तो एक बच्चा जो कोने में बैठा है उसको दिख नहीं रहा था, तो वो वहाँ से उठकर उस सीट में बैठ जाता है। फिर वो जो कोना था वो जगह खाली हो गया। अब एक बच्चा जो आगे बैठा है उसको नींद आ रही थी, वो वहाँ सोने या मतलब टीचर के नज़र से दूर आने के लिए वो पीछे जाके बैठ जाता है। अब जगह यहाँ खाली हो गई, पीछे वाला यहाँ आ गया, ऐसे आ गया। इस इवेंट को ऑब्जर्व करने का आपके पास दो नज़रिया है। आप ऐसे देखो कि एक स्टूडेंट मूव कर रहा है यहाँ, फिर स्टूडेंट मूव कर रहा है यहाँ, स्टूडेंट मूव कर रहा है यहाँ, स्टूडेंट मूव कर रहा है वहाँ वहाँ। या दूसरा नज़रिया क्या है, वो खाली जगह मूव कर रहा है। तो मैं ऐसे देख रहा हूँ, पहले स्पेस यहाँ खाली था, फिर स्पेस वहाँ खाली हुआ, फिर स्पेस यहाँ खाली हुआ, तो उसी स्पेस को क्या बोल रहे हैं? होल्स बोल रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स क्या है? एक्चुअल स्पीसीज है, एक्चुअल में स्टूडेंट है वो, करेक्ट। तो ऐसे इस चीज़ को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो क्या समझा हमने कि ओवरऑल क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल रहेगा, और होल्स का मूवमेंट और इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट दोनों इम्पॉर्टेंट है करंट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये था वैलेंस बैंड, ये था कंडक्शन बैंड। तो जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, यहाँ होल्स छोड़ जाते हैं और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है, ठीक है। कब? जब वो एनर्जी गैप को पिक कर ले तब, है ना। एनर्जी बैरियर अगर ओवरकम कर जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कंडक्शन बैंड में आ जाता है, ठीक है। फिर यहाँ होल्स आ जाते हैं। अब होल्स का मूवमेंट क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर लेगा तो यहाँ पे होल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर इधर वाले इलेक्ट्रॉन्स आएंगे तो होल्स यहाँ आ जाएगा। तो होल्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? वैलेंस बैंड में। इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहाँ हो रहा है? कंडक्शन बैंड में, ठीक है। तो अगर मैं इनको किसी बाहर के एनर्जी सोर्स से कनेक्ट कर दूं, जैसे कंडक्टर को मैंने सेल से कनेक्ट किया,
तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लग गया। अगर मैं इस सेमीकंडक्टर को सेल से कनेक्ट कर दूं तो देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है। उसी तरीके से हम डिराइव करेंगे कि कंडक्टिविटी क्या होगी, ठीक है, मोबिलिटी क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। अच्छा, एक और पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट करना चाहूँगा कि होल्स का मूवमेंट इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, राइट। जैसे यहाँ पे होल्स तभी क्रिएट होगा जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, फिर यहाँ पे होल्स तभी बनेगा जब यहाँ का इलेक्ट्रॉन जंप करेगा। इसका मतलब होल्स की मोबिलिटी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है। लेकिन जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके मूवमेंट के लिए वो किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा। तो आप कह सकते हो कि मोबिलिटी ऑफ होल्स is less than mobility of electrons, ठीक है। इसीलिए होल्स के कारण जो भी आगे डिवाइस हम बनाएंगे जिसमें होल्स अगर पार्टिसिपेट कर रहा है किसी का कंडक्शन में, तो उसकी बिहेवियर थोड़ी सी लो होगी एज़ कम्पेयर टू जहाँ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में, ठीक है। और एक पॉइंट क्या नोट करना है कि ये प्योर सेमीकंडक्टर है। प्योर मतलब कोई इम्प्योरिटीज़ आपने नहीं डाला, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फ्री मिलेंगे उतने ही होल्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज सेम एज नंबर ऑफ होल्स एंड दिस विल बी गिवन अ स्पेशल नेम कॉल्ड इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स उसके बराबर होगा। इंट्रिंसिक का मतलब प्योर सेमीकंडक्टर, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो प्योर सेमीकंडक्टर को क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ होल्स हैं उतना ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और उतने ही इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स कहलाएंगे। तो ये सारे पॉइंट्स छोटे छोटे पॉइंट्स है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आगे के डिस्कशन को समझने के लिए, ठीक है। तो अब मैं बताता हूँ कंडक्टिविटी क्या होता है सेमीकंडक्टर का। उसके लिए करंट को समझना होगा कि दोनों के कारण होगा, इलेक्ट्रॉन्स के कारण भी और होल्स के कारण भी होगा, करेक्ट। हाँ, तो मैं कह रहा था होल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या होता है। देखो, ये है सेमीकंडक्टर, प्योर सिलिकॉन होगा, प्योर सेमीकंडक्टर। इसको मैंने एक पोटेंशियल डिफरेंस से कनेक्ट कर दिया, ठीक है, सेल से। तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन शुरू हो जाएगा। पहले आपने क्या पढ़ा था? पहले आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इधर होने लग जाएगा, ऑपोजिट इधर मूवमेंट होने लगेगा। ये पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा और ये नेगेटिव टर्मिनल बनेगा। तो इस इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के कारण करंट मिलेगी आपको इस डायरेक्शन में, और ये करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट बोल देता हूँ क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन के कारण हो रहा है। अब मैं आपको क्या बताया कि यहाँ पे होल्स भी होते हैं और होल्स को कैसा भी ट्रीट करना है, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो वो पॉजिटिव से नेगेटिव के डायरेक्शन में ही फ्लो करेगा, तो ये इधर मूव करेगा। तो क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज की तरह है तो इसके कारण एक करंट मिलेगी इधर, और इस करंट को बोलेंगे होल करंट। तो इलेक्ट्रॉनिक करंट और होल करंट का सम क्या हो गया? टोटल करंट, ऐसे, ठीक है, टोटल करंट। तो व्हाट इज दिस टोटल करंट? इक्वल्स टू होल करंट एज वेल एज इलेक्ट्रॉनिक करंट, ठीक है। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला है जो आपको यूज़ करना पड़ेगा। पहली चीज़, करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने पढ़ा है NEA/VD। VD क्या है? ड्रिव वेलोसिटी। उसके बाद करंट डेंसिटी क्या पढ़ा आपने? करंट बाय एरिया इज करंट डेंसिटी। फिर एक मोबिलिटी, इसको क्या बोलते हैं? मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होता है? मोबिलिटी होता है वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब NE की जगह मैंने फॉर्मूला लिख दिया, IE की जगह, दोनों के लिए फॉर्मूला सेम ही होगा, सिर्फ चेंज क्या हो जाएगा, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, इसमें नंबर ऑफ होल्स आ जाएंगे। दोनों में चार्जेस सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि इस होल्स को मैंने कैसे ट्रीट किया था, इफेक्टिवली पॉजिटिव चार्ज ही होता है प्लस ई के तरह, तो ई हो गया। एरिया सेम है, सेम क्रॉस सेक्शन एरिया लिया गया है। इनकी ड्रिव वेलोसिटी अलग अलग है क्योंकि उनकी मोबिलिटी अलग अलग है। तो यहाँ से मोबिलिटी और ड्रिव वेलोसिटी का फॉर्मूला में क्या बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू म्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट किया है, तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है यहाँ पर कंडक्टर के अंदर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से एरिया कॉमन लिया और इधर भेज दिया, इससे डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन गया? करंट डेंसिटी, करेक्ट। अब ड्रिव वेलोसिटी को मैंने लिख दिया म्यू इंटू ई, यहाँ से म्यू इंटू ई। तो इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए उसकी मोबिलिटी आई है,
इलेक्ट्रॉन के लिए उसकी मोबिलिटी आएगी, होल्स के लिए होल्स की मोबिलिटी आएगी, ठीक है। तो ये हो गई बात, यहाँ मैंने ई कॉमन ले लिया था। अब कैपिटल ई को कॉमन ले लो, ठीक है, तो ये जे हो गया। अब एक फॉर्मूला आपको और याद रखना पड़ेगा, जे इक्वल्स टू सिग्मा ई होता है, ठीक है। ये कैसे आता है, तो ओम्स लॉ इन माइक्रोस्कोपिक में आपने पढ़ा होगा करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो कंपेयरिंग विद जे इक्वल्स टू सिग्मा ई वी गेट दिस एज सिग्मा एंड दिस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ये है कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, जिसमें एनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो फॉर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, फॉर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर Ne is equals to NH and that is equals to Ni, ठीक है। तो ये दोनों बराबर होंगे। म्यू ई एन ई क्या है, मोबिलिटी, म्यू ई इज मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और म्यू एच क्या है, मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो मैंने बताया था कि मोबिलिटी होल्स का कम होता है इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले, और ई क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये होगी बात। तो इस फॉर्मूले से क्या समझ में आ रहा है, कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी तभी इंक्रीज होगी जब या तो मोबिलिटी इंक्रीज हो जाए या एनई या एनएच इंक्रीज हो जाए। मतलब अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की काउंट्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के काउंट या होल्स की काउंटिंग अगर बढ़ा दें तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। और वो कैसे बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से। तो टेम्परेचर बढ़ाने से होल्स की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप करने लग जाएंगे। पर कब तक बढ़ाएंगे टेम्परेचर, बढ़ाते बढ़ाते एक समय ऐसा आ जाएगा कि वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगा, इतना तेज़ हो जाएगा कि रैंडमनेस बढ़ जाएगी, और रैंडमनेस बढ़ने से फिर रेजिस्टेंस बढ़ने शुरू हो जाएगी, या और हाई करोगे तो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब एक मिनिमम, एक मैक्सिमम वर्किंग टेम्परेचर होता है, उसके बियॉन्ड आप हीट नहीं कर सकते। इसका मतलब उसकी मोबिलिटी फिर या उसकी जो कंडक्टिविटी है वो फिर फिक्स हो जाएगी, फिर आप उससे ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। अगर उससे भी ज़्यादा बढ़ाना है तो हमारे पास सेकेंड मेथड है, दैट इज़ कॉल्ड डोपिंग। मतलब इम्प्योरिटीज़ डाल दो, प्योर सेमीकंडक्टर में कुछ इम्प्योरिटीज़ डाल दो तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो इम्प्योर होते हैं उनको कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो दो टाइप के होंगे, पी टाइप और एन टाइप। तो कैसे पी टाइप और एन टाइप बनता है पहले वो बताता हूँ, फिर उसकी खासियत क्या है और इसकी डिफरेंसेस क्या होंगी, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, जब भी किसी प्योर सेमीकंडक्टर को अगर ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट एटम के साथ आप मिक्स करते हैं तो वो कहलाता है, तो जो सेमीकंडक्टर बनता है वो कहलाता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको और इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या होता है, इम्प्योरिटीज़ बाहर से डालना प्योर सेमीकंडक्टर में। तो देखते हैं कि इसकी बनावट में क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप ट्राइवेलेंट एटम के साथ डोप करेंगे तो वो किस टाइप का सेमीकंडक्टर बनेगा, पी टाइप। पी क्यों है, अभी समझ में आ जाएगा क्यों है, ठीक है। देखो, जैसे एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम की किसी को भी अगर फ्यूज़ कर दिया आपने प्योर सेमीकंडक्टर के साथ तो क्या हो रहा है देखते हैं। सपोज़ ये एल्युमिनियम इस लैटिस में आ गया, सिलिकॉन के एक लैटिस में आ गया, ठीक है। इधर भी है सिलिकॉन, मैंने इसको बनाया नहीं है। तो एल्युमिनियम के पास 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 ने 3 सिलिकॉन के साथ शेयरिंग किया और बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब ये सिलिकॉन जो शेयर किया इसके साथ, वो इसके साथ बॉन्ड नहीं बना पा रहा है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। तो यहाँ पर एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की, ठीक है। तो हो सकता है यहाँ पे जो इनकी अपनी शेयरिंग हुई थी, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इधर चला जाए, ठीक है, इसके पास। तो यहाँ क्या छोड़ जाएगा, यहाँ पर होल छोड़ जाएगा, ठीक है, होल बन गया। या हो सकता है यहाँ वाला चला जाए, कहीं भी जा सकता है। तो अब ये होल बन गया। देखो, ये जब होल बना तो इलेक्ट्रॉन्स नया नहीं बना है, कोई नया इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, ठीक है। होल्स का फॉर्मेशन होने के समय इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा। इसका मतलब जितने एटम्स आप फ्यूज़ कराओगे उतने ही होल्स बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स नया नहीं बनने वाला। तो इसीलिए जैसे आप 1 मोल लेते हो, 1 मोल आपने ले लिया एल्यूमिनियम, तो 10⁻23 24 ऑर्डर का
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके होल्स क्रिएट करने की इसकी कैपेसिटी है, ठीक है। तो जितने एटम्स आप एल्युमिनियम का फ्यूज़ करोगे उतने ही होल्स बनेंगे। इसका मतलब होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की संख्या से कहीं ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसीलिए क्योंकि होल्स मेजॉरिटी चार्ज कैरियर हैं, तो होल्स में हमने चार्ज पॉजिटिव ट्रीट किया था, इसलिए पी टाइप सेमीकंडक्टर कहलाता है, क्योंकि मेजॉरिटी चार्जेस क्या हैं इसमें, होल्स हैं। और होल्स को हमने इफेक्टिवली कैसे ट्रीट किया था, पॉजिटिव चार्ज की तरह। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ, जब भी आप इसको ट्राई या पेंटा किसी के साथ भी फ्यूज़ करते हैं, क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल ही रहेगा, इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज डेवलप नहीं हो रहा। हाँ, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच जाता है इस जगह पे, तो एल्युमिनियम में ओवरऑल एक नेगेटिव चार्ज जरूर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्रिस्टल ओवरऑल न्यूट्रल रहेगा, क्योंकि होल्स भी इसमें है, तो एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज, ओवरऑल न्यूट्रल हो गया, एक एक्सप्लेनेशन। दूसरा एक्सप्लेनेशन, सिलिकॉन पहले न्यूट्रल था और एल्युमिनियम भी आप न्यूट्रल ही डाले थे, तो ओवरऑल ये न्यूट्रल ही रहेगा, बस चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है इधर उधर, सही है। तो ओवरऑल क्रिस्टल न्यूट्रल रहता है, और एल्युमिनियम जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है यहाँ से, वही इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट आ रहा है, नंबर ऑफ होल्स की संख्या कहीं ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स के साथ के सामने, तो इसीलिए मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर होल्स, करेक्ट। तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल बी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि जब आप ट्राइवेलेंट के साथ डोप करेंगे तो होल्स की काउंटिंग तो बढ़ेगी, नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पहले काउंटिंग थी उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, उसमें भी पड़ेगा, इनफैक्ट वो और कम हो जाएगा, सेम नहीं रहेगा, कम हो जाएगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि जैसे ही आप होल्स की काउंटिंग बढ़ा देते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का रिकॉम्बिनेशन चालू हो जाता है, ठीक है। तो इसीलिए जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पहले थे वो कम होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मास एक्शन लॉ से इसको प्रूव किया जाता है। तो मास एक्शन लॉ क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इज इक्वल्स टू इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर का स्क्वायर, ठीक है। इसका एग्जांपल मैं लिख के दिखाता हूँ। मान लीजिए पहले 10⁻⁻15 इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स थे और आपने 10⁻20 इसमें एल्यूमिनियम डाला, तो Ne इंटू 10⁻20 इक्वल्स टू 10⁻15 का स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, पहले 10⁻15 इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स थे और अब अपने एल्यूमिनियम कितना डाला, 10⁻20 डाला, तो होल्स की काउंटिंग तो 10⁻20 हो गए, पर इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होगी देख लो, 15 2 जा 30, 30 में से उधर माइनस हो जाएगा, तो Ne हो गया 10⁻10, इतने देख रहे हो, कम हो गए। जबकि पहले 15 दोनों थे, इंट्रिंसिक में दोनों 15 थे, पर आपने जैसे ही एल्यूमिनियम इसमें डाला तो होल्स की काउंटिंग तो बढ़ गई, पर इलेक्ट्रॉन्स की भी कम हो गई, सेम नहीं रहता। अब ये एनर्जी बैंड डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हो गया, कैसे इसमें बढ़िया हुआ, पहले वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए लगभग 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता था। अब इसने क्या किया, एक एक्सेप्टर एनर्जी लेवल आ गया जिसकी एनर्जी काफ़ी कम है, तो ये एनर्जी गैप लगभग 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का होता है, और ये एनर्जी तो रूम टेम्परेचर में सभी के पास होते हैं। तो आराम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके पहुँच जाएगा कहाँ पर, एक्सेप्टर के पास, तो ये एक्सेप्ट कर लेता है सारे इलेक्ट्रॉन्स, तो इसने होल्स यहाँ पे छोड़ दिया। पर इसके होल्स के क्रिएशन के कारण कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बनता, इसीलिए होल्स की काउंटिंग कहीं ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन्स की काउंटिंग के सामने। तो होल्स इज मच ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो ये थी कहानी पी टाइप की। अब एन टाइप पे आते हैं। एन टाइप में क्या होगा कि कोई भी पेंटावेलेंट के साथ अगर इसको फ्यूज़ कर दोगे तो वो एन टाइप बनाएगा। देखते हैं क्या होता है उसमें। देखो, पेंटावेलेंट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उस 5 ने 4 के साथ तो बॉन्ड बना लिया शेयरिंग करके। अब इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एक्स्ट्रा, है ना, ये एक्स्ट्रा है, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होता है क्योंकि 4 के साथ ये बॉन्ड बना चुके हैं, अपनी पेयरिंग वो कर चुके। अब ये बेचारा अकेला है तो कोई उसको
लगाता है नहीं है देश दुनिया से, उसको मन नहीं कर रहा है यहाँ पे, क्या करें जी के, सभी ने अपनी जोड़ी बना ली, मेरे कोई जोड़ी नहीं है। तो ये क्या करता है, यहाँ से थोड़ी सी भी एनर्जी अगर मिल जाए तो बस वो निकल जाता है वहाँ से, ठीक है। तो घर छोड़ के बाहर चला जाता है और ये क्रिस्टल में आ जाता है, ठीक है। तो जब ये यहाँ से यहाँ निकला तो इसके जाने से किसी को कोई गम नहीं होगा, किसी को कोई दुख नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सभी ने बॉन्ड बना रखा है, तो इसके जाने से कोई होल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा। पहले होल्स का फॉर्मेशन क्यों हो रहा था? क्योंकि वो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स टूट के बाहर आ रहे थे, इसने तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाया था। तो जब वो चला जाता है तो होल्स नहीं बनता, तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्री हो गए, अब ये कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हैं कंडक्ट करने के लिए। इसका मतलब जितने पेंटावेलेंट एटम आप इसमें डालोगे उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, पर उनके कारण कोई होल्स नए फॉर्म नहीं होने वाले। तो इसकी एनर्जी बैंड डायग्राम देखो, ये डोनर एनर्जी लेवल है, अब ये कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल करा देता है। तो इसके अवेलेबल कराने से यहाँ पे कोई होल्स का फॉर्मेशन नहीं होगा वैलेंस बैंड में, ठीक है। ये तभी होगा जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पहुँचेंगे, और वो तब होगा जब एनर्जी गैप 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मिलेगी, करेक्ट। यहाँ से यहाँ की एनर्जी गैप वही 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर का है, तो आराम से इलेक्ट्रॉन डोनर एनर्जी लेवल से कंडक्शन बैंड में पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो ये पी टाइप का एनर्जी बैंड डायग्राम है। दिस इज एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ एन टाइप, सॉरी। अब इसका नाम एन टाइप क्यों है? क्योंकि मेजॉरिटी में कौन है? इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो दिस इलेक्ट्रॉन इज मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, ठीक। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। अब बताओ मोबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन्स की कि होल्स की? इलेक्ट्रॉन्स की। तो इन दोनों में बढ़िया सेमीकंडक्टर कौन होगा? एन टाइप। इसलिए एन टाइप के मैक्सिमम एप्लीकेशन होंगे, ठीक है। तो ये है टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। जंक्शन डायोड। जंक्शन डायोड क्या होता है? देखो, डायोड मतलब दो टाइप के सेमीकंडक्टर को फ्यूज़ किया जाएगा और एक जंक्शन वहाँ पे क्रिएट हो जाएगी, ठीक है। तो उसको जंक्शन डायोड बोलेंगे। क्या कर रहे हैं? एक प्योर सेमी कंडक्टर है, इधर से पी टाइप को फ्यूज़, इधर से फॉस्फोरस यानी कि पेंटावेलेंट एटम को फ्यूज़ किया जा रहा है, इधर से ट्राइवेलेंट एटम को फ्यूज़ किया जा रहा है, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद क्या क्या होता है वो मैं बताता हूँ आपको। एन टाइप के जो सेमी कंडक्टर है उसमें मेजॉरिटी में कौन से? इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन दिखा दिए इसमें, ठीक है। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज जो फॉस्फोरस ने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया था वो फॉस्फोरस एटम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया इसलिए वो पॉजिटिव चार्ज आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये एटम क्या है? ये है फॉस्फोरस के एटम्स। इधर आपने एल्यूमिनियम फ्यूज़ किया था तो एल्यूमिनियम ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया था, वही नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये एल्यूमिनियम वाले एटम्स हैं, ठीक है। ये सब एल्यूमिनियम एटम्स हैं और इनमें मेजॉरिटी में कौन से? होल्स। तो होल्स मैंने बना दिया यहाँ पे, ऐसे होल्स बन गया, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, करेक्ट। तो ये क्या है? होल्स और ये इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने यहाँ पे की बना दिया है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। अब कुछ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस शुरू होते हैं, ठीक है ना। सीक्वेंस में होता है, सबसे पहले क्या होता है? डिफ्यूजन शुरू हो जाता है, ठीक है। डिफ्यूजन किस चीज़? डिफ्यूजन क्या होता है? कंसंट्रेशन के डिफरेंस के कारण जो चार्जेस हैं उनका मूवमेंट शुरू हो जाता है। पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है? होल्स। एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन से? इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो इधर से यानी कि पी टाइप से एन टाइप की तरफ होल्स का मूवमेंट शुरू हो जाता है, ठीक। तो होल्स इधर मूव करने लग जाते हैं, ऐसे ऐसे होल्स मूव करने लग जाते हैं, और इस साइड से इलेक्ट्रॉन मूव करने लग जाते हैं, ऐसे इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाते हैं, ठीक है। ऐसे यूँ ऐसे शुरू हो जाता है। तो एज अ रिजल्ट करंट इज सेटअप। करंट क्यों? क्योंकि होल्स का मूवमेंट इधर हो रहा है, तो मेजॉरिटी चार्जेस होल्स हैं, तो उसके कारण जिधर होल्स मूव करेंगे उसको हमने पॉजिटिव चार्ज ट्रीट किया था, तो जिधर होल्स का मूवमेंट उधर ही करंट, और इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट। तो दोनों के कारण जो करंट सेटअप हुआ उसे एक स्पेशल नाम देते हैं जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन करंट, ठीक है। आई डिफ्यूजन शुरू हो गया। अब क्या होगा? अब क्या होगा कि देखो ये होल्स है, ठीक है, ये होल्स है, तो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो इनका जंक्शन है उस जगह जाकर ये एक दूसरे को कंज्यूम कर जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को होल्स की जगह आप फिट कर सकते हो,
तो ये इलेक्ट्रॉन्स होल्स को कंज्यूम कर जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट क्या होता है, उतने रीजन में सभी इलेक्ट्रॉन्स और होल्स पेयर जो है वो ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पेयर ख़त्म होने शुरू हो जाते हैं। तो इतने रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स वाइप आउट होने लग गए। तो मैं इसको हटा देता हूँ ऐसे, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को ख़त्म कर दिए, इलेक्ट्रॉन और होल्स वाइप आउट हो गए, ठीक। तो एज अ रिजल्ट दिस एटम इज एक्सपोज्ड, ठीक है, ये एक्सपोज हो जाता है। पहले उधर में इस साइड में इलेक्ट्रॉन्स ने कवर कर रखा था और इस साइड में होल्स ने कवर कर रखा था। तो अब क्या हुआ कि वो ख़त्म होने शुरू हो गए। तो ख़त्म होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों सेटअप हो गया, क्योंकि ये चार्जेस एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने क्या पढ़ा था कि चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने के कारण सेकेंड स्टेप क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि ये जंक्शन में है इसलिए इसको क्या बोलेंगे, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड। ई इज जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। इसका सेटअप हो गया। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है और इतने रीजन में जो मेजॉरिटी चार्जेस थे वो ख़त्म हो चुके हैं, डिप्लीट हो गए हैं। इसलिए इस रीजन को बोलते हैं डिप्लीशन रीजन, डिप्लीशन लेयर या डिप्लीशन रीजन, ठीक है। ये है, इसको इस रीजन को बोलते हैं, ठीक है। इस रीजन में क्या है, कोई भी मेजॉरिटी चार्जेस नहीं है। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के सेटअप होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस आएगी। तो उसका भी एक स्पेशल नाम है, उसको बोलते हैं जंक्शन पोटेंशियल, ठीक है, जंक्शन पोटेंशियल। वी आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में। तो अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर का अलग अलग होगा, सिलिकॉन का अलग होगा, जर्मेनियम का अलग होगा, ये सब वैल्यूज जो है वो चेंज होते रहेंगे, ठीक है। हाँ, अब तीसरा सुनो क्या होगा, तीसरा ड्रिफ्टिंग ऑफ माइनॉरिटी चार्जेस। अब सुनो, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एन टाइप से पी टाइप की तरफ है। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज मूव करना चाहते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करना चाहते हैं। ये हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डेवलपमेंट के कारण इधर से जो मेजॉरिटी चार्जेस मूव कर रहे थे उनका डीएक्सेलरेशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो होल्स हैं वो इधर अब मूव करना नहीं चाहेंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट जा रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो भी इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। तो एज अ रिजल्ट डिफ्यूजन करंट कम होने लगेगा। लेकिन इधर जो माइनॉरिटी में है, इधर इलेक्ट्रॉन्स हैं माइनॉरिटी में पी टाइप में और एन टाइप में माइनॉरिटी में होल्स हैं, उनके लिए फेवरेबल हो जाएगा। तो माइनॉरिटी चार्जेस के मूवमेंट के कारण एक और करंट सेटअप हो जाएगा जिसको बोलेंगे ड्रिफ्ट करंट। और ड्रिफ्ट करंट की डायरेक्शन किधर होगी, देखो होल्स को आप एन से पी लेके आ रहे हो तो इस डायरेक्शन में क्या आएगा, ड्रिफ्ट करंट, ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। तो एक समय में क्या होगा, देखो डिफ्यूजन करंट डिसेलरेट हो रहा है तो कम हो रहा है, ड्रिफ्ट करंट बढ़ रहा है धीरे धीरे। तो एक समय में क्या होगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे समय में कोई करंट का फ्लो नहीं होगा। तो फोर्थ प्रोसेस में क्या होगा कि डिफ्यूजन करंट बिकम्स इक्वल्स टू ड्रिफ्ट करंट, ठीक है। एंड दैट करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब क्या हुआ, अब जाकर डायोड तैयार हो गया आपका, ठीक है, डायोड तैयार हो गया। तो इसके सिंबॉलिक तरीके से बताता हूँ मैं। तो सिंबॉलिक तरीके में ऐसे दिखाते हैं, ये हो गया डायोड, दिस इज डायोड। इसको समझेंगे कैसे कि किधर पी टाइप है किधर एन टाइप है। तो एक एरो के तरह है, एरो के तरह। तो एरो रिप्रेजेंट करता है करंट का मूवमेंट। तो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो होता है, तो मेजॉरिटी चार्जेस पॉजिटिव का पी टाइप में है और इधर एन टाइप में है, ठीक है।
तो इसको ऐसे समझोगे कि इधर पी टाइप का सेमीकंडक्टर, इधर एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और ये एक डायोड है। अगर आपने कोई भी बैटरी वैटरी नहीं लगाया बाहर से, तो डिफ्यूजन और ड्रिफ्ट करंट बराबर होगा, नेट करंट कुछ फ्लो नहीं हो रहा होगा, और तब जाके ये तैयार हो जाएगा, तब ये डायोड बन के तैयार हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में जब आप बाहर से कोई एनर्जी नहीं दे रहे हो या कोई भी आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, ऐसे सिचुएशन को कहते हैं अनबायस्ड कंडीशन। ठीक है, तो अंडर अनबायस्ड कंडीशन नो करंट फ्लोज थ्रू डायोड। अब ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। पोटेंशियल समझ लो, ठीक है ना, पोटेंशियल इन डायोड, इससे समझाता हूँ मैं आपको। ठीक है, तो पोटेंशियल देखते हैं। डायोड में पोटेंशियल मैंने यहाँ पे बना दिया है डायोड को, इधर पी टाइप इधर एन टाइप। यहाँ से क्या दिख रहा है आपको, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो ऐसी है। ठीक, अब बताओ इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ डायरेक्टेड होता है। ठीक, तो पोटेंशियल का फॉल ऐसे हो रहा है, पोटेंशियल का फॉल हो रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ, पोटेंशियल यहाँ और यहाँ पे कांस्टेंट है। मैंने पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ बनाया, तो इसके अंदर यहाँ पोटेंशियल कांस्टेंट है, यहाँ कांस्टेंट है, बस इस दर ही पोटेंशियल का डिफरेंस है। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, जंक्शन पोटेंशियल या पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, मैं वैल्यू बता देता हूँ। फॉर सिलिकॉन इट इज़ 0.7 एंड फॉर जर्मेनियम इट इज़ 0.3 वोल्ट। अगर आपको डिप्लीशन लेयर दे दिया जाए तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या आएगा वो भी लिख लो। E इज इक्वल्स टू V बाई डी, ये आएगा, और D क्या होगा, डिप्लीशन लेयर इज D। ठीक है, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला आ रहा है। तो अगर डिप्लीशन रीजन बता दिया जाए और पोटेंशियल बैरियर बता दिया जाए तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर लेंगे कि कितना होगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटे लेयर में होता है, 10⁻⁸ या -5 के मीटर के ऑर्डर का होता है। तो सोचो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि अगर मैं -5 मीटर भी लूँ तो ये चल जाएगा ऊपर, तो 0.3 इंटू 10⁵ वोल्ट पर मीटर आ जाएगा, विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसीलिए ये एक बैरियर की तरह बिहेव करेगा, मेजॉरिटी को मूव करने नहीं देगा। अब इस चीज़ को देखते हैं। पी टाइप में मेजॉरिटी में कौन है, होल्स हैं, होल्स मेजॉरिटी में है। और एन टाइप में मेजॉरिटी में कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो इलेक्ट्रॉन्स इज एट हायर पोटेंशियल एंड होल्स इज एट लोअर पोटेंशियल, दोनों के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, इसीलिए कोई मूवमेंट नहीं होता मेजॉरिटी चार्जेस का। अब अगर इसको कनेक्ट किया जाए बाहर से, अगर मुझे मूवमेंट करवाना है, अगर मुझे मूवमेंट करवाना है तो मुझे P का पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा और N का पोटेंशियल कम करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे, तो बैटरी से कनेक्ट करके। तो मैं एक सेल से कनेक्ट कर दिया इसको ऐसे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लोअर पोटेंशियल पे है। तो क्या होगा, पहले मैं वेरिएबल पोटेंशियल लगाता हूँ। ठीक है, तो धीरे धीरे इसकी पोटेंशियल मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो एक समय में दोनों का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो ऐसे पोटेंशियल को बोलेंगे, ऐसे पोटेंशियल को क्या बोलेंगे, नी वोल्टेज, नी वोल्टेज बोलेंगे। ठीक है, तो व्हाट इज नी वोल्टेज, इट इज अ वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एट विच द पोटेंशियल ऑफ P एंड N आर सेम। ठीक है ना, उसको बोलेंगे नी वोल्टेज। अब इसके बियॉन्ड जैसे ही आप पोटेंशियल बढ़ाते हो वैसे ही क्या दिखेगा आपको, वैसे ही दिखेगा कि होल्स नाउ इज एट हायर पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन्स नाउ एट लोअर पोटेंशियल, जो कि दोनों के लिए फेवरेबल है। तो अगर इसी बात को मैं ग्राफ से समझाऊं, करंट वर्सेस वोल्टेज ग्राफ, ठीक है,
तो पहले करंट बहुत ही कम मिल रहा था, कब तक? नी वोल्टेज तक, वी नी तक। उसके बाद एकदम से हाई वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन को क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड बायस। तो व्हाट इज अ फॉरवर्ड बायस कंडीशन? इट इज अ कंडीशन एट विच P is maintained at higher potential and N is maintained at lower potential। तो इसको सिंबॉलिकली कैसे लिखोगे? ये डायोड का सिंबल हो गया, ठीक है। इसमें इस साइड में हायर पोटेंशियल रहेगा और इस साइड में लोअर रहेगा, ठीक है ना। पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, हायर एंड लोअर। इधर भी नेगेटिव हो सकता है, इधर भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इधर वाले का जो वोल्टेज है अगर इसके मुकाबले ज़्यादा होगा तो दैट इज ऑल्सो फॉरवर्ड बायस। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही होना चाहिए, करेक्ट। अच्छा, तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है ना। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ मैंने बनाया है, जिसमें वोल्टेज चेंज करने पे करंट का कैसे वेरिएशन होगा इन फॉरवर्ड बायस्ड। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कर देता हूँ क्या क्या पढ़ाया मैंने जंक्शन डायोड फॉर्म किया। कैसे? इधर से पी टाइप इधर से एन टाइप को फ्यूज़ करके मैंने एक जंक्शन क्रिएट किया। फिर मैंने देखा कुछ सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस हो रहा होता है। क्या क्या होता है? सबसे पहले डिफ्यूजन हो रहा होता है। किसका डिफ्यूजन हो रहा होता है? मेजॉरिटी चार्जेस का। किधर से किधर? पी से एन साइड में होल्स का मूवमेंट और एन से पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट। तो एज अ रिजल्ट ये दोनों एक दूसरे को वाइप आउट करना शुरू कर देते हैं, डिप्लीट करना शुरू कर देते हैं। तो वो वाइप आउट हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो एटम्स हैं वो एक्सपोज होने लग जाते हैं। तो एक्सपोजर होने से पॉजिटिव इधर दिखने लग जाएगा, नेगेटिव बिल्कुल एक्सपोज हो जाएगा। तो उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप हो जाएगा, जिसको क्या बोलेंगे? डेवलपमेंट ऑफ जंक्शन फील्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पर्टिकुलर रीजन में है तो दैट लीड्स टू पोटेंशियल बैरियर, ठीक है ना। दैट लीड्स टू पोटेंशियल बैरियर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? रिटार्ड करना शुरू करेगा मेजॉरिटी को और माइनॉरिटी को एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। उसके कारण माइनॉरिटी चार्जेस का ड्रिफ्टिंग शुरू हो जाएगा, विच लीड्स टू अ करंट, ड्रिफ्ट करंट इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। अब धीरे धीरे ड्रिफ्ट करंट बढ़ेगा और धीरे धीरे डिफ्यूजन करंट कम होगा। एज अ रिजल्ट a time is reached when both current becomes equal and such current of drift current at which both magnitude are same is called reverse saturation current। तब जाके आपके पास डायोड तैयार हो जाता है। मतलब अनबायस्ड कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता। अनबायस्ड मतलब आपने कोई बैटरी नहीं लगाया। अंडर अनबायस्ड कंडीशन मतलब बाहर से कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दे रहे हो तो क्यों नहीं करंट फ्लो होता, उसको मैंने यहाँ ग्राफ से बताया। देखो ये पी टाइप है, ये एन टाइप है। तो पी टाइप में और एन टाइप में आपको दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एन से पी की ओर है। इसका मतलब एन इज एट हायर पोटेंशियल, पी इज एट लोअर पोटेंशियल, ठीक। एन में मेजॉरिटी चार्जेस इलेक्ट्रॉन है, पी में मेजॉरिटी चार्जेस होल्स है। दोनों के लिए अनफेवरेबल कंडीशन है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल पे है, नेगेटिव चार्ज हायर पोटेंशियल पर है। तो मेजॉरिटी चार्जेस यानी कि पॉजिटिव का मूवमेंट हमेशा हायर से लो होता है। तो अगर मुझे करंट का कंडक्शन चाहिए तो मुझे पी के पोटेंशियल को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने धीरे धीरे बढ़ाना शुरू किया, तो इसकी पोटेंशियल धीरे धीरे बढ़नी शुरू हुई, इसकी धीरे धीरे कम होनी शुरू हुई। एक समय ऐसा आएगा जब दोनों का वोल्टेज सेम हो जाएगा। तो जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे थे तब करंट बहुत ही कम मिल रहा था, बहुत कम मिल रहा था। एक वोल्टेज ऐसा रहा जब दोनों का वैल्यू सेम हो गया, तो उसको बोलते हैं नी वोल्टेज। अब इस नी वोल्टेज के बियॉन्ड एकदम से शार्प करंट मिलता है, शार्प करंट, ठीक है। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा? आइडियल सिचुएशन में, आइडियल डायोड में ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायस में आइडियल डायोड में ज़ीरो रेजिस्टेंस होता है, ठीक। और मेजॉरिटी के कारण करंट क्या मिल रहा था? डिफ्यूजन। तो आई डिफ्यूजन इज ग्रेटर देन आई ड्रिफ्ट होता है इसमें, ठीक है। और धीरे धीरे डिप्लीशन लेयर कम होना शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज, क्योंकि ये फेवरेबल हो रहा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको फॉरवर्ड में याद रखना है। अब रिवर्स बताता हूँ। रिवर्स क्या होगा? पी की पोटेंशियल लो और एन की पोटेंशियल हाई। उसमें देखते हैं क्या होता है। अब रिवर्स बायस, रिवर्स बायस में क्या करते हैं? पी को नेगेटिव साइड और एन को पॉजिटिव साइड, यानी कि
P की जो पोटेंशियल है वो N के मुकाबले कम रखते हैं, तो एक तो पहले ही होल्स के लिए अनफेवरेबल कंडीशन क्रिएट, पहले से अनफेवरेबल था और अनफेवरेबल आपने कर दिया। इलेक्ट्रॉन्स के लिए भी अनफेवरेबल था और अनफेवरेबल कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लोअर पोटेंशियल में रहना चाहते हैं तभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, और होल्स हायर पोटेंशियल में रहेंगे तब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। तो अगर आप करंट और वोल्टेज का ग्राफ देखें तो बिल्कुल ना के बराबर करंट मिलने वाला है आपको, ठीक है ना। कब? जब आप वोल्टेज बढ़ा रहे होते हैं, तो इस वोल्टेज को अगर बढ़ा रहे होते हैं, लेकिन एकदम से ऑब्जर्व क्या होता है कि एक ऐसा वोल्टेज होता है जिस पर एकदम से हाई करंट मिलता है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं? ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो इस ब्रेकडाउन वोल्टेज में करंट की कोई भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये है रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक। अब ये समझ नहीं आया कि एकदम से हाई करंट क्यों मिला जबकि ये तो अनफेवरेबल है। तो इसके दो रीज़न है। पहला रीज़न है कि ये जो ब्रेकडाउन है, दिस इज ड्यू टू एवलांच ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन, ठीक है। और दूसरा रीज़न हो सकता है ड्यू टू ज़ीनर ब्रेकडाउन। अब ये दोनों कौन कौन से ब्रेकडाउन हैं इसको समझते हैं। तो एवलांच ब्रेकडाउन इज़ लाइक एवलांचेस इन माउंटेन्स या हिली एरियाज। वहाँ आपने ये चीज़ पढ़ा होगा कि अगर एक पत्थर यहाँ से टूट के गिरता है नीचे रोल होते हुए, तो इसको भी तोड़ देता है, फिर दोनों रोल होने लगते हैं, 2 के और 3 4 5 ऐसे करते 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 बहुत सारे पत्थर नीचे गिरते हैं, तो इसको बोलते हैं एवलांच। एवलांच क्या होता है कि जब पहाड़ों से टूटकर नीचे गिरता है एक के बाद एक के बाद एक पत्थर, उसको एवलांच बोलते हैं। उसी तरह से यहाँ पर होता है। क्या होता है यहाँ? ऐसा होता है कि जैसे ही आप रिवर्स डायरेक्शन में वोल्टेज बढ़ाते 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 बहुत बढ़ाना शुरू कर दिया, तो माइनॉरिटी चार्जेस का मूवमेंट शुरू हो जाता है, और माइनॉरिटी चार्जेस के कारण करंट बहुत हाई मिलता है, लेकिन उसकी काउंटिंग तो कम है। तो फिर इतना हाई करंट कैसे? करंट ही करंट मिल रहा है, क्योंकि अगर मान लो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था, वो एनर्जी पिक किया बैटरी से, वो जाकर दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को हिट करके बाहर निकाल देते हैं। 2 हो गए। अब 2 जाएंगे, 2 जाकर वो हिट करेंगे 2 एटम्स को, तो 4 हो गए। अब ये चारों जाएंगे, 4 डिफरेंट एटम को हिट करेंगे, तो 8 हो गए। अब 8 हो जाएंगे, तो फिर अब मेरे पास इतनी उंगली नहीं है कि मैं बता सकूं, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स इसी तरह से ज्योमेट्रिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। जीपी में इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, तो बहुत ही फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे, ठीक है। और इस इतने इलेक्ट्रॉन्स के मिलने के कारण, इलेक्ट्रॉन के बढ़ने के कारण करंट भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो ये कहलाता है एवलांच ब्रेकडाउन। एक होता है ज़ीनर ब्रेकडाउन। ज़ीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ही आप इतनी हाई रखते हैं, डोपिंग बहुत ज़्यादा रखते हैं कि यहाँ पे जो बैरियर है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, और ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप के कारण माइनॉरिटी को खींचना शुरू कर देगा। फिर से क्या होगा कि जो माइनॉरिटी में जो नहीं आ पा रहे थे वो भी आना शुरू हो जाएंगे बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जीनर ब्रेकडाउन ऐसे होता है। जीनर ब्रेकडाउन में क्या होता है? डोपिंग हाई रखते हैं, हम खुद ही वैसा बनाते हैं। तो जितनी स्ट्रेंथ आपको चाहिए उतनी ही आप डोपिंग करेंगे और वैसी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होगी। तो 2 टाइप का ब्रेकडाउन मिलता है। ये जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है, एक है एवलांच और दूसरा है जीनर, ठीक। तो दोनों को कंबाइन करके मैं ग्राफ बता देता हूँ कि IV कैरेक्टरिस्टिक कैसी होगी। IV कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ डायोड। तो ये है फॉरवर्ड IV मतलब करंट वर्सेस वोल्टेज। तो फॉरवर्ड में आपने क्या देखा कि एक नी वोल्टेज तक वोल्टेज करंट बहुत ही कम मिलता है, फिर उसके बियॉन्ड बहुत हाई वोल्टेज मिलता है। और रिवर्स में आपने क्या देखा कि बहुत ही कम करंट मिल रहा है और फिर ब्रेकडाउन वोल्टेज पर बहुत हाई करंट मिलता है। तो ये करंट जो है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का है और ये करंट जो है वो मिली एम्पियर के ऑर्डर का है। तो बहुत ही कम करंट मिलता है रिवर्स सैचुरेशन में, ठीक है। अगर इस ग्राफ की इक्वेशन आपसे पूछा जाए, इक्वेशन ऑफ ग्राफ, तो वो कैसे लिखोगे? I इक्वल्स टू आई नॉट एक्सपोनेंशियल वाला हो गया इंटू EV बाई KBT -1, ठीक है। ये E के पावर में है, EVS बाई KBT।
अच्छा, इसको कैसे समझोगे? ई हो गया चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी हो गया वोल्टेज, के बी वही बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वाला के बी, और टी हो गया टेम्परेचर। टेम्परेचर किस में होना चाहिए? टेम्परेचर इन केल्विन होना चाहिए। तो इससे पता चल रहा है कि दिस करंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एज वेल, ठीक है, टेम्परेचर। और आई नॉट को क्या बोलोगे? ये हो गया रिवर्स सैचुरेशन करंट, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है। अब इस ग्राफ को देखो, ये ओम्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा, उसमें v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था, तो डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, डज नॉट ओबे ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसकी रेजिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे? रेजिस्टेंस दो टाइप के होंगे, एक रेजिस्टेंस होगा स्टैटिक, और ये कैसे निकलेगा? सीधा किसी भी पॉइंट पर V/I, और दूसरा होगा डायनेमिक, ठीक है। वो कैसे निकलेगा? तो R इक्वल्स टू डेल्टा V/ΔI, ठीक है। मतलब दो वोल्टेज और दो करंट का डिफरेंस का जो रेशियो होगा वो डायनेमिक रेजिस्टेंस होगी। और स्टैटिक रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? R इक्वल्स टू V/I से, ठीक है। तो अब देखते हैं ये डायोड्स के एप्लीकेशन क्या हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होता है। उसके पहले एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन जितना ही मैंने आपको बताया उस पर क्वेश्चंस करते हैं। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि रेजिस्टिविटी प्योर सिलिकॉन की 300 केल्विन पे 3000 ओम मीटर दिया हुआ है, ठीक है। अब इसकी मोबिलिटी मेंशन है, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ होल्स गिवन है। आपको एस्टिमेट करना है प्योर सेमीकंडक्टर इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितने हैं 300 केल्विन में, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, तो चलो पहला क्वेश्चन पहले करते हैं। तो कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू ई टाइम्स म्यू ई एन ई प्लस म्यू एच एन एच, ठीक है। क्योंकि इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर की बात हो रही है तो एन आई इज इक्वल्स टू एन ई इज इक्वल्स टू एन एच, ये सारे इक्वल होंगे, तो मैंने यहाँ पे सेम रख दिया, एन आई यहाँ से कॉमन ले लिया, करेक्ट। अब इनकी वैल्यूज रख दो, सभी को वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगा एन आई, सिंपल क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है कि अगर 10⁻22 फास्फोरस एटम को अब ऐड कर दो, अब नाउ फाइंड द न्यू रेजिस्टिविटी। तो प्योर सेमीकंडक्टर की इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर आ गए 10⁻16 के ऑर्डर का। तो पहले तो मैं नंबर ऑफ होल्स निकाल लेता हूँ, क्योंकि जितने भी फॉस्फोरस हैं वो क्या देंगे? वो देंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पता है, तो ये फॉर्मूले से मैंने NH निकाला, क्योंकि NI का नंबर पता है, तो इसका स्क्वायर बाई NE। मैं लगभग निकाल लेता हूँ, लगभग। तो लगभग निकालने से क्या मिलेगा? 10⁻10। तो 10⁻10 है होल्स, 10⁻22 है इलेक्ट्रॉन्स, तो सोचो कितने ज़्यादा हैं। तो जब आप इस फॉर्मूले को फिर से लिखोगे तो ये NH की वैल्यू NE के सामने लगभग 0 है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर सकते हो। तो अब क्या बन गया? 1/ρ इक्वल्स टू ई म्यू NE म्यू ई। तो NE क्या लोगे? 10⁻22, और म्यू ई गिवन है क्वेश्चन में। तो सॉल्व करने पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। इस क्वेश्चन से क्या समझ में आया कि जब प्योर था तो 3000 ओम मीटर था, जब आपने डोपिंग कर दिया तो देखो माइनस के ऑर्डर का पहुंच गया, यानी कि रेजिस्टेंस कम हो गई, तो अच्छा कंडक्शन शुरू हो जाएगा, है ना। तो इससे ये प्रूफ भी होता है कि डोपिंग करने से कंडक्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया हुआ है जिसमें डायनेमिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है आपको, ठीक। क्या गिवन है कि जब वोल्टेज 20 वोल्ट तब करंट 60 मिली एम्पियर है, जब वोल्टेज 20.4 है तब करंट 80 मिली एम्पियर है, फिर जब 0 है तो 0 होगा, और जब -2 है तो -2 माइक्रो एम्पियर है। तो दो अलग अलग रिजल्ट है। तो पहला रिजल्ट का फाइंड करो, तो क्या करना होता है? वोल्टेज में डिफरेंस बाय करंट में डिफरेंस इज द रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज में डिफरेंस कितना है? 0.4, तो इनको माइनस किया, 0.4 आ गया। और करंट में डिफरेंस कितना है? 20 मिली एम्पियर है, लेकिन तो 10⁻³ से डिवाइड कर दो, तो आंसर हो गया 20 ओम। सेकेंड इन्फॉर्मेशन देखो, जब 0 है तो 0, ठीक। फिर माइनस का मतलब क्या है? ये रिवर्स बायसिंग की गई है, ठीक। तो डिफरेंस कितना आया? 2 का, और इसका डिफरेंस है 2.5, लेकिन माइक्रो एम्पियर है, तो -6 से
10⁻⁶ से मैंने मल्टीप्लाई किया। इसको सॉल्व करोगे तो देख रहे हो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, वेरी वेरी हाई। तो इससे रिजल्ट ये प्रूव होता है कि फॉरवर्ड बायस में, ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, ठीक। तो रिवर्स बायस की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। तो नोट करके लिख लेते हैं, नोट इन आइडियल डायोड फॉरवर्ड बायस resistance is equals to 0 and reverse biased resistance is infinite, very high है। तो रिवर्स बायस में इन्फानाइट रेजिस्टेंस आप आइडियल को ट्रीट करोगे, लेकिन प्रैक्टिकली फॉरवर्ड में थोड़ी रेजिस्टेंस होगी और रिवर्स की भी हैवी, मतलब आप काउंट कर सकते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। अब और एक क्वेश्चन लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अब एक सर्किट प्रॉब्लम लेते हैं। यहाँ सिलिकॉन और जर्मेनियम दो डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ग्राउंडिंग की गई है। क्वेश्चन है कि यहाँ का वोल्टेज और करंट बताओ अगर सप्लाई वोल्टेज बाहर में 12 वोल्ट है, ठीक है। गिवन नी वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन इज 0.7 एंड जर्मेनियम इज 0.3 वोल्ट, नी वोल्टेज। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना होता है कि क्या सप्लाई वोल्टेज इन दोनों के नी वोल्टेज से ज़्यादा है या नहीं, अदरवाइज उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। आइडियली अगर इसमें आइडियल गिवन है तो फॉरवर्ड करंट बहुत ही कम वैल्यूज़ मिलने वाला है ना, क्योंकि आपको वो पोटेंशियल बैरियर याद होगा, पोटेंशियल बैरियर की कहानी है। तो क्योंकि 12 वोल्ट इनका टोटल से ज़्यादा है, यस, देयरफॉर करंट फ्लोज। तो एज 12 वोल्ट इज ग्रेटर देन द नी वोल्टेज वी नी ऑफ सिलिकॉन प्लस जर्मेनियम, तो यस करंट फ्लोज। तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना हुआ, 12 वोल्ट का है। अब इससे जब क्रॉस करोगे तो थोड़ा सा वोल्टेज तो आपको नी वोल्टेज ओवरकम करने में ही चला जाएगा। तो नी वोल्टेज यहाँ ओवरकम हुआ, फिर यहाँ ओवरकम हुआ, तो ओवरकम करने में आपको यहाँ भी खर्च करना पड़ा, यहाँ भी खर्च करना पड़ा। तो एक्चुअल में ड्रॉप कितना आया, तो 12 में से इनका दोनों का जो नी वोल्टेज है उतना ड्रॉप आएगा। तो 0.7 और 0.3 वोल्ट, ठीक है। तो आंसर इज 11 वोल्ट, ये नेट पोटेंशियल डिफरेंस आया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0, तो V0 इज इक्वल्स टू 11 वोल्ट, ठीक। अब करंट कैसे निकलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 11 और रेजिस्टेंस कितना है 5.5 ओम, तो ये इसका डबल है, तो 2 एम्पियर इज द करंट थ्रू डायोड, ठीक है ना। अब अगर मैं सेकेंड क्वेश्चन इसमें पूछता, ये A है B, कि इफ जर्मेनियम इज रिवर्स्ड इन पोलैरिटी, पोलैरिटी उसकी रिवर्स कर दी जाती है, तो मतलब जर्मेनियम कुछ ऐसा अरेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे। तब बताओ कि अगर यहाँ 12 वोल्ट का सप्लाई कर दे तब दोनों करंट और वोल्टेज की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। ये वही है रेजिस्टेंस 5.5, ये है जर्मेनियम, ये है सिलिकॉन। तब बताओ V0 की क्या होगी और I0 क्या होगा, यही क्वेश्चन है, ठीक है। सोचो, तो यहाँ क्या पता चल रहा है कि ये फॉरवर्ड बायस में है। फॉरवर्ड बायस कैसे समझ में आया, ये मैंने बताया नहीं आपको। इधर हायर वोल्टेज है ना +12 है और इधर कम वोल्टेज है 0, ठीक। तो ये फॉरवर्ड बायस, दोनों ही फॉरवर्ड बायस थे। इसमें देखो ये फॉरवर्ड है, ठीक है, लेकिन ये रिवर्स है, तो V0 की क्या वैल्यू होगी, क्या 12 में से इसकी 0.7 जो है वो माइनस कर दोगे, वही इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा क्या, आंसर इज नो। अगर करंट फ्लो नहीं करने दे रहा है क्योंकि ये रिवर्स बायस हो गया, दिस इज रिवर्स, तो रिवर्स बायस होने के कारण करंट फ्लो बिल्कुल नहीं होगी, और अगर करंट फ्लो नहीं होगी तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा क्योंकि करंट ही नहीं फ्लो हो रहा है। तो बिकॉज I इज 0 देयरफॉर V0 इज सेम एज दिस पोटेंशियल, और यहाँ का पोटेंशियल क्या है 0। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V0, तो V0 इज इक्वल्स टू 0। ऐसा नहीं कि
कुछ ड्रॉप आ गया उसके बाद वैल्यू लिख देंगे। करंट ऐसे थोड़ी डिसाइड होता है कि कुछ दूर गया वहाँ देख रहा अरे मेरे लिए फेवरेबल नहीं है या सर्किट ब्रेक है तो अब मैं वापस जाऊँगा, तब तक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ऐसा नहीं होता। पूरे सर्किट को इंस्पेक्ट किया जाता है, अगर फेवरेबल है तो फ्लो होगी, अदरवाइज फ्लो नहीं होगी। तो करंट की भी वैल्यू क्या हो गई, 0। क्यों? क्योंकि ये आइडियल है, और आइडियल डायोड है या नॉन आइडियल भी होता तो बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलता है रिवर्स बायस कंडीशन में, ठीक है ना। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस होगी, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, ठीक। चलो तो ये क्वेश्चन हो गया। अब मैं बताता हूँ एप्लीकेशंस क्या है, डायोड के यूजेस क्या है, ठीक है। तो डायोड के पहले एप्लीकेशन की तरफ बढ़ते हैं। डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या होता है? रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। जैसे आपके मोबाइल का चार्जर में जो लगा हुआ है अडेप्टर वो एक रेक्टिफायर है, अंदर में डायोड्स लगे हुए हैं, ठीक है। आपके लैपटॉप का अडेप्टर जो है वो भी एक रेक्टिफायर की तरह काम करता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है ज़रा मैं बताता हूँ। इसमें देखो ये एक एसी है, एसी में यहाँ पे मैंने सिंबल बना रखा है, एक ट्रांसफार्मर है। ये ट्रांसफार्मर से इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा और इसमें यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी, ठीक। यहाँ एक डायोड है और इस जगह पे अपन आउटपुट ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से बाहर वायर जो निकलता है अपने मोबाइल में लगाते हो वो इसके अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस दिखा रहा है, तो ये आउटपुट है, ठीक। दिस इज आउटपुट, ठीक। अब जरा यहाँ से देखो, दिस इज एसी, इनपुट है ये, ठीक। तो जब पॉजिटिव हाफ इससे पास करेगा पॉजिटिव, ठीक है, तब ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये अपने अंदर से करंट पास करने दे देगा, क्योंकि फॉरवर्ड बायस में जो रेजिस्टेंस होती है वो 0 होती है। आइडियल डायोड लिया गया है तो सारा यहाँ पे करंट जाएगा और एक वोल्टेज ड्रॉप मिलेगा। तो उसी रेट से या उसी साइन का आपको पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा। तो यहाँ पर भी ऐसे दिखा सकते हो पोटेंशियल ड्रॉप। अब जब ये नेगेटिव हाफ साइकिल हो गया, मतलब इधर नेगेटिव, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तब ये रिवर्स बायस हो जाएगा। और जब रिवर्स बायस होगा तब करंट पास होने नहीं देगा, क्योंकि आइडियल डायोड है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस होती है। तो उसके बाद यहाँ पे करंट क्या मिलेगा, 0, इधर 0 करंट मिलेगा, ठीक है। फिर पॉजिटिव मिलेगा तब यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा, फिर नेगेटिव में 0 मिलेगा, ठीक है। तो देखो इसमें क्या दिख रहा है आपको कि जो सेकेंड हाफ है उस हाफ में कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है, 0 मिल रहा है। तो केवल ये हाफ वेव ही दिख रहा है, इसलिए इसका नाम क्या होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है, हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक। अब इस वेव की फ्रीक्वेंसी देखो, फ्रीक्वेंसी इज सेम एज इनपुट, ठीक है। इनपुट की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसकी भी फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटेशन, ये रिपीटेशन उतने ही टाइम के बाद हो रहा है जितने में इनपुट का रिपीटेशन हो रहा है, ठीक है। अब सुनो दूसरा अरेंजमेंट देखो, एक डायोड ऊपर है एक डायोड नीचे है और इस बार आउटपुट आप ले रहे हो यहाँ पर, ठीक है, इस जगह पे आउटपुट ले रहे हैं। अब देखो जब ये पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचता है यहाँ पर, पॉजिटिव जब पॉजिटिव पहुंचता है तब D1 क्या बन जाता है, फॉरवर्ड बायस, ठीक है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल पहुंचता है, पॉजिटिव हाफ साइकिल, तब D1 बन जाएगा फॉरवर्ड बायस। तो करंट इधर से फ्लो होना ऐसे शुरू हुआ, ऐसे, तो ये येलो कलर वाला ऐसे चला जाता है और ये रिवर्स बायस है, इससे करंट नहीं जाएगा, ठीक है जी। तो मुझे करंट यहाँ पे इस तरह से मिल गया, जिसके कारण पोटेंशियल ड्रॉप मिल गई, ठीक। और ये किस में मिल रहा है, तो ये D1 के थ्रू मिल रहा है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया D1। ये है आउटपुट, ठीक, और ये है इनपुट, ये टाइम का ग्राफ है, ठीक। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल आता है, नेगेटिव हाफ साइकिल, तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पे पॉजिटिव। नाउ दिस D2 बिकम्स फॉरवर्ड बायस, तो इधर से करंट फ्लो होना शुरू हो गया, ऐसे डबल एरो दिखा रहा हूँ। लेकिन जब आप ड्रॉप लेंगे ना, आउटपुट लेंगे, जब आप आउटपुट लेंगे वोल्टेज, उस समय इसको बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि करंट लेफ्ट D2 से होते हुए आया था कि D1 से होते हुए आया था। इसका मतलब
जिस तरह से यहाँ पर आपको वोल्टेज का साइन मिल रहा है वही साइन इसमें भी मिलेगा जब ये नेगेटिव में होगा, ठीक है ना, क्योंकि ड्रॉप जब आप आउटपुट ले रहे होते हैं उस समय करंट की डायरेक्शन अभी भी राइट टू लेफ्ट है ना। तो ब्लू में जाओ, ऐसे ब्लू में जाओ या येलो में जाओ, डायरेक्शन सेम, करेक्ट है। अब पॉजिटिव हाफ साइकिल में ऐसे मिलेगा। तो ये कब मिला D2 में, ये कब मिला D1 में, फिर आगे कब मिलेगा D2 में, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दिखाई दे रही है आपको, फ्रीक्वेंसी जो पहले थी, पहले इतने में थी, तो इतने में एक वेव बना था, यहाँ 2 में बन जा रहा है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ इनपुट। तो जब कंप्लीट वेव मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, फुल वेव रेक्टिफायर। व्हाट इज अ फुल वेव रेक्टिफायर, जिसमें दोनों ही वेव में आपको आउटपुट मिले, मतलब नेगेटिव हाफ साइकिल में भी और पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी, इसलिए इसको बोलेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। अब आती है बात कि डीसी कैसे बना, ये डीसी है, ये एसी है, ये डीसी कैसे बना, इसको कब बोलेंगे कि ये डीसी है, इसको बोल रहे हैं एसी, इसको बोल रहे हो डीसी, कैसे, तो उसको समझते हैं। डीसी का मतलब है कि पोलैरिटी चेंज नहीं होनी चाहिए। देखो पूरे टाइम ये पॉजिटिव ही दे रहा है, भले 0 है लेकिन फिर पॉजिटिव ही है, नेगेटिव में नहीं पहुंच रहा है, इसलिए ये डीसी है, ठीक है। इसमें भी देखो पॉजिटिव 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 रह रहा है, इसलिए डीसी है। लेकिन ये बड़ा ही शार्प राइज और फॉल हो रहा है, देख रहे हो ध्यान से, बहुत ही शार्प राइज फॉल हो रहा है। तो इस शार्पनेस को, इस हाई राइज और फॉल को कम करने के लिए कैपेसिटर यूज़ करते हैं, ठीक है, कैपेसिटर। अब कैपेसिटर यहाँ पर इसके अक्रॉस लगा देते हैं, ऐसे एक कैपेसिटर लगा देते हैं जिसका काम है फिल्टर करने का, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फिल्टर सर्किट, ठीक है। यहाँ भी कैपेसिटर लगा दो, तो इसका फ़ायदा क्या हुआ, इसका फ़ायदा ये है कि जब जब यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ रहा होगा तब कैपेसिटर की चार्जिंग होगी, जब पोटेंशियल फॉल हो रहा होगा तो वो डिस्चार्जिंग होगी, लेकिन डिस्चार्ज होने में भी टाइम लगेगा, तो वो धीरे धीरे फॉल करेगा। फिर जब तक फॉल करके वो आगे बढ़ ही रहा होता है तब तक नेक्स्ट हाफ साइकिल में फिर पोटेंशियल बढ़ जाता है, फिर चार्जिंग शुरू हो जाएगी। फिर जब तक डिस्चार्जिंग हो रही होगी तब तक फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल मिल जाएगा, यानी कि इंक्रीजिंग वाला मिल जाएगा, तो वो बढ़ता मिलेगा आपको। तो इसको अगर जब आप फिल्टर आउट करें, फिल्टर कर दें, तो अल्टीमेटली ये आपको लगभग ऐसे स्ट्रेट बनता हुआ दिखेगा। तो अब ये बन गया डीसी, ठीक है ना, ये फिल्टर के साथ आफ्टर फिल्टर। इसमें भी ऐसा ही है, ऐसे कैपेसिटर लगाने से क्या होगा, धीरे धीरे फॉल होगा, फिर ये पॉजिटिव में ऐसे बढ़ेगा, फिर ऐसे धीरे फॉल होगा, ठीक है। तो इसकी शार्पनेस डिक्रीज हो जाती है। तो कैपेसिटर का काम क्या है, कैपेसिटर का काम है फिल्टर करना, ठीक। अच्छा, अब इधर देखो, इधर में डिसएडवांटेज ये हो रहा है कि अगर आप इसकी कॉपर वाइंडिंग देखें तो आधा ही यूज़फुल है, या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, कंप्लीट यूज़फुल है नहीं। तो मतलब अगर मान लो आप 6 वोल्ट का डायोड बना रहे हैं, 6 वोल्ट का, तो 6 वोल्ट यहाँ भी चाहिए, 6 वोल्ट यहाँ भी चाहिए, यानी कि आपको टोटल 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, यानी कॉपर वाइंडिंग इतनी करनी पड़ेगी कि वो 12 वोल्ट का बने, जो कि काफ़ी कॉस्टली बनता है। तो यही काम फुल वेव पाने के लिए हम लोग एक और अरेंजमेंट करते हैं जिसको बोलते हैं ब्रिज रेक्टिफायर। तो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर, उससे फ़ायदा क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। फुल वेव रेक्टिफायर में मैंने ब्रिज यूज़ किया है। अब देखो इसका काम क्या है, मैं वही बताता हूँ, देखते जाओ। अब अगर कंप्लीट देखें आप, मान लीजिए आपको 6 वोल्ट का चाहिए, तो 6 वोल्ट का आपने ट्रांसफार्मर यूज़ किया, ठीक है। तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में D1 फॉरवर्ड हो गया और D2 रिवर्स, तो इधर से करंट जाएगा ऐसे, फिर D3 रिवर्स होगा तो करंट उधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा ऐसे, ठीक है। फिर ऐसे होते हुए करंट वापस आ जाएगा अपना एक लूप बनाकर। अब जब नेगेटिव हाफ साइकिल होगा तो इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, ठीक है, ऐसा होगा।
तो इधर से फॉरवर्ड बाइसिंग होगी। इन दैट केस करंट गोज फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ऐसे डबल, ठीक है, फिर ऐसे जाएगा और करंट ऐसे भी जाने वाला है इधर। तो अब आपको आउटपुट क्या दिख रहा है? आउटपुट में येलो और ब्लू की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब चाहे रिवर्स बाइसिंग हो या फॉरवर्ड बाइसिंग हो, मतलब करंट की डायरेक्शन अगर चेंज भी हो तब भी आउटपुट को पता नहीं चलेगा। तो आप अल्टीमेटली अगर यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा दो ऐसे, तो फिल्टर आउट भी होगा। तो अल्टीमेटली आपको क्या दिखेगा कि ये आउटपुट फुल वेव रेक्टिफायर बनने वाला है। तो फर्स्ट में क्या, कौन कौन से डायोड एक्टिव है? D1 और D4। तो पहले D1 D4 से, फिर D3 D2 से, D1 D4 से एंड D3 D2 से, इस तरह से। और अगर आप फिल्टर यूज़ कर लिए तो ऐसे फिल्टर सर्किट इस तरह से आउटपुट देगा। इसका फ़ायदा ये हुआ कि कंप्लीट ट्रांसफार्मर का वायर यूज़फुल है, तो इससे कॉस्ट इफेक्टिव बढ़ता है ना। मतलब ये है कि अगर आप 6 वोल्ट का बनाना चाहते हो तो 6 वोल्ट की ही वाइंडिंग करनी पड़ेगी, तो पैसे काफ़ी बचेंगे। हाँ, ये मान रहा हूँ कि इसमें डायोड्स ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसमें 2 ही यूज़ हो रहे थे, लेकिन डायोड्स का कॉस्ट कम होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर वाइंडिंग, इसीलिए ये फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं? डायोड्स बने होंगे ब्रिज की तरह, आपसे पूछा जाएगा कि आप कि कौन से 2 के अक्रॉस इनपुट लगाएंगे, कौन से 2 के अक्रॉस आउटपुट लगाएंगे। तो इनपुट मैंने यहाँ लगाया, देखो यहाँ पे इनपुट लगाया है ना, ये इनपुट है, और आउटपुट मैंने इन दोनों के अक्रॉस लिया, ठीक है। तो वो आपको बना के देखना पड़ेगा कि किधर से करंट जाएगा, कौन कौन से डायोड एक्टिव होंगे, ठीक है। तो ये हो गई पहली एप्लीकेशन। अब दूसरे एप्लीकेशन की तरफ बढ़ेंगे, जीनर डायोड, ठीक है। तो अगला एक एप्लीकेशन है जीनर डायोड। जीनर डायोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें समझते हैं ये काम कैसे करता है। इट वर्क्स इन द रिवर्स बायस कंडीशन। इसमें जो ब्रेकडाउन है वो जीनर ब्रेकडाउन से मिलेगा, मतलब डोपिंग इस तरह से करके रखोगे कि ब्रेकडाउन वोल्टेज मिल जाएगी। अब सुनो, रिवर्स बायस कंडीशन का मैंने ग्राफ बनाया, इस ग्राफ से ज़रा समझो कि किसी भी वोल्टेज, मतलब एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे अगर ब्रेकडाउन मिल गया, जीनर ब्रेकडाउन मिल गया, तो उससे करंट चाहे जो भी हो, करंट की वैल्यू चाहे जो भी हो, वोल्टेज वही रहेगा। इसीलिए वो एक वोल्टेज रेगुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो एक क्वेश्चन से इसको समझते हैं, ये इसका सिंबल होता है। क्वेश्चन से इसको समझते हैं कि एक जीनर ब्रेकडाउन वोल्टेज 15 वोल्ट का मैंने लिया है, VZ है, ठीक है। इसके अक्रॉस EMF लेते हैं 25 वोल्ट, 25 वोल्ट सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बताओ फाइंड करंट थ्रू जीनर, क्या होगा? फाइंड करंट थ्रू जीनर डायोड, ये बताना है आपको। तो कैसे करेंगे? देखो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो कांस्टेंट रहेगी। कब तक? जब आपका सप्लाई वोल्टेज इसके जीनर ब्रेकडाउन से ज़्यादा होगा, तो ये ब्रेकडाउन मिल जाएगा। तो इसके अक्रॉस सप्लाई वोल्टेज होने के कारण पोटेंशियल डिफरेंस इज कांस्टेंट, पोटेंशियल डिफरेंस इज VZ। तो इसका मतलब करंट भी इससे कांस्टेंट हो गया। क्या होगा करंट? I अक्रॉस लोड इक्वल्स टू जीनर डायोड डिवाइडेड बाय लोड रेजिस्टेंस। तो वो कितना है देखना जरा, 15 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10⁻³ ओम, तो दैट इज 15 मिली एम्पियर। तो इससे 15 मिली एम्पियर जा रहा है, ठीक है। अब इससे अगर करंट मिल जाए तो इसकी वोल्टेज जब आप बढ़ाते हो, वोल्टेज रेगुलेटर काम कैसे करेगा? 25 से ज़्यादा कर दिए, 30 कर दिए, 50 अगर आपका कर दिए, तो वो सारा करंट अपने अंदर से ले लेगा, इधर से कुछ भी करंट जाने नहीं देगा। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उतनी ही मेंटेन रहेगी, ठीक है। तो अब इस I को कैसे निकालेंगे? I देखो, तो ये I की वैल्यू होगी, I सॉल्व करता हूँ मैं, I इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस E माइनस VZ होगा। क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि ये पहले यहाँ तक तो सारे वोल्टेज को यूज अप कर लेगा जो भी सप्लाई करोगे, तो ब्रेकडाउन तक ये सारे वोल्टेज यूज हो गए। तो 25 माइनस 15 डिवाइडेड बाई 250, तो सॉल्व करो कितना आ गया? तो 25 माइनस 15 इज 10 बाई 250। तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देता हूँ, तो नीचे 1000 हो गया, तो ऊपर कितना हो गया? 40 मिली एम्पियर, है ना। 1000 है तो मिली एम्पियर। तो बाकी करंट कहाँ से जाएगा? जीनर से जाएगा। तो व्हाट इज IZ इक्वल्स टू
I माइनस आई एल, यही होता है, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है निकालने का, आपको यहाँ का करंट निकालना होगा और यहाँ का निकालना होगा, उससे माइनस करना होगा, करेक्ट है। तो I कितना है 40, IL कितना है 15, तो आंसर इज 25 मिली एम्पेयर, ठीक है। तो ये होता है ज़ीनर डायोड, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काम कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। इसका वोल्टेज हमेशा यहाँ मिलेगा आपको, जितना यहाँ है उतना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, इससे करंट हमेशा फिक्स रहेगी। एक बार करंट यहाँ मिल गया, अब यहाँ का करंट निकालना है, वो कैसे निकालोगे, तो KVL लगा लो या समझ लो कि इसका वोल्टेज पहले यहाँ पे कंज्यूम होगा। क्यों होगा, क्योंकि इतना रिवर्स बायस में ख़त्म होता है, जब तक ब्रेकडाउन नहीं मिलेगा तब तक करंट फ्लो नहीं होगी रिवर्स में, ठीक। तो ये करंट मिल गया आपको, इन दोनों का डिफरेंस इससे जाएगा, बस ये कंसेप्ट है। तो ये हो गई ज़ीनर डायोड की कहानी, ठीक है। बचते हैं कुछ और कॉमन से डायोड में बता देता हूँ आपको फटाफट। तो अगले डायोड की तरफ बढ़ते हैं, फोटो डायोड। फोटो डायोड में क्या होगा, ये पहले तो रिवर्स बायस में काम करता है। ये भी क्या होता है सुनो, ये जो जंक्शन डायोड है इसमें यहाँ पे डिप्लीशन रीजन में इलेक्ट्रॉन्स और होल्स रिकम्बाइन होके बैठे हुए थे, है ना। अब जब इसमें फोटॉन्स इंसिडेंट होंगे, है ना, एनर्जी इंसिडेंट जब आप करोगे तो आपने बाहर से जो कंडीशन है वो रिवर्स बना के रखा है, मतलब इस बैटरी के हेल्प से कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा। अब जैसे आपने लाइट इसमें इंसिडेंट किया तो यहाँ से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स टूटकर अलग अलग जगह में चले जाएंगे, क्योंकि आपने इधर क्या बना रखा है नेगेटिव, इधर बना रखा है पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रॉन्स को खींचना शुरू करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने से इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसे शुरू हो जाएगा नीचे इलेक्ट्रॉन्स, तो करंट का मूवमेंट इधर से शुरू हो जाएगा करंट, ठीक है, और इधर ऐसे शुरू हो जाएगा कि होल्स का मूवमेंट इधर आने लगेगा, होल्स इधर आने लगेगा, है ना, होल्स, करेक्ट। तो करंट मिलेगी एकदम से हाई, पहले कोई करंट नहीं मिल रहा था, अब जैसे आपने लाइट इंसिडेंट किया तो करंट मिलने लग गया। तो ये इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन तभी होगी जब इंसिडेंट एनर्जी इज ग्रेटर देन फॉरबिडन एनर्जी, और ऐसी बात अगर है तो करंट जो है वो इंटेंसिटी ऑफ लाइट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो सपोज आपने एक इंटेंसिटी पे ये ऑब्टेन किया, अब इंटेंसिटी अगर बढ़ाओगे तो ऐसे ऑब्टेन होगा, फिर और बढ़ाओगे तो ऐसे ऑब्टेन होगा, ठीक है। तो ये इंटेंसिटी ऑफ लाइट 1 है, ये इंटेंसिटी 2 है, तो किसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, ये इंटेंसिटी 3 है। तो इंटेंसिटी बढ़ाने पर आपको करंट ज़्यादा मिलने वाला है, ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा करंट मिलेगा, तो ये करंट की मैग्नीट्यूड बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है। तो देखो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ रिवर्स बायस जैसा ग्राफ है ना। तो इस डायोड में ग्राफ भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उनका पर्पस काम कैसे कर रहा है। तो पहले जब आप सेल लगाए थे तो रिवर्स बायस में क्यों हमने कनेक्ट किया था, क्योंकि रिवर्स बायस में बैटरी कनेक्शन के कारण कोई करंट नहीं मिल रहा, जैसे ही लाइट इंसिडेंट की वैसे ही करंट मिलने लगा। इसका रिवर्स होता है लाइट एमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी, ठीक है। इट वर्क्स इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन, मतलब आप ही इससे करंट इतना हैवी पास करा रहे हो, ठीक है, कि यहाँ से होल्स और यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइन कर रहे हैं, है ना। तो कंडक्शन बैंड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वैलेंस बैंड के होल्स के साथ यहाँ पर कंबाइन करना शुरू कर देंगे। तो जब कॉम्बिनेशन होगा तो फोटोन रिलीज होगी, क्योंकि ये डी एक्साइटेशन हो रहा है ना। कंडक्शन बैंड की एनर्जी ज़्यादा होती है, मैंने वो ग्राफ में आपको बताया था कि कंडक्शन बैंड इज एट हायर एनर्जी लेवल, वैलेंस बैंड इज एट लोअर एनर्जी लेवल। तो जब इलेक्ट्रॉन्स डी एक्साइट होंगे तो फोटॉन्स के फॉर्म में आपको एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी क्या होगा, एनर्जी गैप के बराबर। तो Eg इक्वल्स टू एच न्यू, तो न्यू के जगह c बाई लैम्डा रख लोगे। यहाँ से फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आ रहा है, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू Eg बाई एच, है ना, फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू Eg बाई एच, ठीक है। तो जितना कम एनर्जी गैप उतनी कम फ्रीक्वेंसी। तो अगर वो फोटोन विजिबल रीजन में आता है तो वो एलईडी का कलर आपको दिखाई देगा, करेक्ट। तो कम फ्रीक्वेंसी का जो लाइट है वो सबसे आसानी से डायोड बनाना आसान होगा, ठीक है। तो वो है रेड कलर की, है ना। तो रेड कलर का डायोड सबसे आसान मिलेगा। अब जिस भी कलर का आपको डायोड चाहिए उसकी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी आपको पता होगी, उसी लेवल की आपको डोपिंग करनी है, डोपिंग करके एनर्जी बैरियर, एनर्जी गैप करना है क्रिएट, तो उसके अकॉर्डिंग आप एलईडी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ब्लू कलर
रेड कलर, येलो कलर, अलग अलग कलर के डायोड होते हैं। तो वो कलर कैसे आता है, कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के जो एनर्जी गैप है उसके अकॉर्डिंग जो फोटोन निकलेगा उससे बनेगा ये, ठीक है। तो ये थी कहानी एलईडी की और फोटोडायोड की। एक लास्ट है, वो है सोलर सेल, ठीक है। मैं वो बता देता हूँ और कंक्लूड करता हूँ इसको। सोलर सेल, सोलर सेल बेसिकली फोटोडायोड्स ही हैं जो अनबायस्ड हैं। फोटोडायोड्स विच आर अनबायस्ड, मेनी फोटोडायोड्स, बहुत फोटोडायोड्स। तो काम कैसे होता है, जब इसमें सनलाइट पड़ रहा है या फोटोन्स इसमें गिर रहे हैं तो कई सारे होल्स का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो दिस इज एक्यूमुलेशन ऑफ होल्स, एक साइड शुरू हो गया, और इधर इलेक्ट्रॉन्स का एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये शुरू हो गया। तो क्या होगा, इधर का साइड बिल्कुल हायर पोटेंशियल पे शुरू हो जाएगा और इधर बिल्कुल लो पोटेंशियल शुरू हो जाएगा। तो ये एंड में पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप इसके एंड पे बैटरी लगाओगे तो बैटरी की चार्जिंग हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे CFL या कोई लाइट लगा दोगे, लोड लगा दिए, तो वो करंट ड्रॉ करने लगेगा क्योंकि ये सोर्स ऑफ एनर्जी हो गया। तो ऐसे काम करता है सोलर सेल। अब इसका ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब आप कोई भी करंट ड्रॉ नहीं कर रहे थे उस समय जो वोल्टेज है उसको बोलते हैं VM। तो VM क्या है, वोल्टेज व्हेन नो करंट इज ड्रॉन, कॉल्ड ओपन सर्किट वोल्टेज, ठीक है। और जब वोल्टेज जीरो है उस समय जो करंट है दैट इज कॉल्ड IM, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सर्किट करंट, करंट व्हेन नो वोल्टेज इज अवेलेबल। मतलब जब आप कोई करंट ही नहीं ड्रॉ कर रहे थे उसमें मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, और जब पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो गया उस समय जो करंट फ्लो हो रहा है दैट इज IM, ठीक है। तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर अवेलेबल ये क्या होगा, इक्वल्स टू VM इंटू IM, या पावर ड्रॉन ये भी लिखा जाता है। कितना पावर ड्रॉ करोगे तो VM इंटू IM। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ सोलर सेल्स, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायोड कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा ट्रांजिस्टर और लॉजिक गेट्स के बारे में, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर समझ आया होगा और इसको बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चंस लगाओ, ठीक है। सी यू देन, थैंक यू।